अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी वीडियो सीरीज की पार्ट 3 आज आपकी आ चुकी है। तो दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए बना चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म होने के बाद उसको दोस्तों आप जरूर देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोस्तों जो भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी तैयारी एक अच्छी खासी हो सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके लघु त्रि प्रश्नों को। ठीक है, पहला प्रश्न आपका दोस्तों क्या रहा है कि शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत कौन से। देखिए क्वेश्चन आपका 2019 में दोस्तों पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि किन्हीं दो शिक्षण के सिद्धांतों को लेकर ये, या दोस्तों शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना था। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत। सबसे पहले दोस्तों आता है आपका प्रेरणा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रेरणा का संचार होने पर बालक शीघ्र ही पाठ को सीखने का प्रयास करते हैं। बालकों को आसपास के वातावरण के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। आसपास स्थित औद्योगिक कारखाने, खनिज संग्रह, बाग बगीचा, विद्युत घर, म्यूजियम आदि के बारे में जानकारी करने के लिए उन्हें वहां ले जाकर उनके बारे में दोस्तों बताना चाहिए। इनका अध्ययन करने पर उनमें अध्ययन के प्रति प्रेरणा उत्पन्न होती है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है आपका रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि शिक्षण के स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तीसरा पॉइंट आता है आपके जीवन से संबंधित स्थापना का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। जीवन से संबंधित विषय को बालक जो होते हैं शीघ्र सीखते हैं। तो दोस्तों चौथा पॉइंट क्या रहा आपका कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या होता है, कक्षा शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है। ठीक है ना। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उचित शिक्षण नहीं करा सकता। यदि पाठ के उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व में ही कर लिया जाता है तो शिक्षण बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक, सरल, सुगम एवं रुचिकर हो जाता है। साथ ही साथ शिक्षक शिक्षार्थी की क्रियाओं, विषय वस्तु, विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन की प्रविधि आदि का भी निर्धारण किया जाता है। अतः उद्देश्यहीन शिक्षण निरर्थक है। पांचवा दोस्तों बिंदु आता है आपका चयन का सिद्धांत। देखिए ज्ञान विस्तृत है, उस ज्ञान को बालक की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार ही महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके प्रदान करना चाहिए। यदि संपूर्ण इकाई अथवा पाठ्यक्रम को एक ही 40-45 मिनट कालांत में प्रदान नहीं कर सकता, वह उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण बातों का चयन कर बताता है। तो दोस्तों इस हेतु उसे क्या, कब, कितना और वह कैसे पढ़ाना है, वह चयन करना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके देखिए पेपर में 2 अंकों के आते हैं। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको किसी प्रश्न का कितना उत्तर लिखना है इसको भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों आप इस प्रश्न को देख रहे हैं, ये आपका पेपर में अगर पूछा गया होगा तो मैक्सिमम आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको आप लिखते समय ध्यान रखेंगे कि आपको कितना लिखना है। ठीक है ना। आप चलिए दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ बिंदु और कि नियोजन का सिद्धांत। दोस्तों मेन होता है कि आप हेडिंग अधिक से अधिक डालिए, पॉइंट वाइज लिखिए, तो ही आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो देखिए पाठ्य सामग्री चुनने के बाद शिक्षक को क्रमबद्ध तरीके से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए। उदाहरणार्थ पाठ योजना का निर्माण, सहायक सामग्री का प्रयोग, गृह कार्य, पुनरावृत्ति आदि। फिर सातवां बिंदु दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखिए प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उसकी योग्यताएं, रुचियां, अभिवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। अतः शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे प्रत्येक स्तर पर छात्र लाभान्वित हो सके। आठवां दोस्तों बिंदु आता है आपका लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। देखिए शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न करें, अर्थात प्रत्येक बालक को कक्षा के अंतर्गत यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपनी शंका का समाधान कर सके। पाठ का विकास करने में छात्रों का पर्याप्त सहयोग भी लेना चाहिए। और अंतिम दोस्तों आता है आपका विभाजन का सिद्धांत। पाठ प्रस्तुत करने की सरलता एवं सुविधा की दृष्टि से पाठों की छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लेना चाहिए। अब दोस्तों देखिए बात करेंगे रायबर्न के अनुसार क्या है, एक विभाजन दूसरे विभाजन तक पहुंचा देता है, जिसके फलस्वरूप कक्षा के लिए समझना, ठीक ना, सहज बन जाता है।
अब दोस्तों ऐसे अगर आप देखेंगे तो कुछ ज्यादा सिद्धांत है। आवृत्ति का सिद्धांत, 11वां दोस्तों निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। तो दोस्तों लेकिन 2 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोग कम से कम हेडिंग जितनी भी याद रहे आप पेपर में लिख सकते हैं। तो पाठ्य सामग्री के प्रति छात्रों के मस्तिष्क में स्थायी विचार उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को आवृत्ति का अवसर देना चाहिए। स्थायी विचार ज्ञान प्राप्ति का स्रोत होते हैं। निर्माण एवं मनोरंजन सिद्धांत में दोस्तों लिखेंगे कि छात्रों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करने हेतु उनमें रचनात्मक एवं मनोरंजन पूर्ण क्रियाएं करानी चाहिए। खेल खेल अथवा मनोरंजन में वे अपने पाठ को स्वतः ही सीख लेंगे। 12 नंबर दोस्तों रहा पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत। पाठ्य सामग्री चुनते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, साथ ही उससे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। जहां तक संभव हो पाठ्य वस्तु में उपयोगी तत्वों का ही समावेश होना चाहिए। 13 नंबर दोस्तों आता आपका पॉइंट मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। देखिए शिक्षण में शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि छात्र वांछित दिशा में अपना कार्य कर सके। प्रत्येक बालक की रुचियों और बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम एवं पाठ्य योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता स्पष्ट आपको करना है कि भाई इसकी आवश्यकता क्या है। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट्स पर आएंगे हम लोग। देखिए अधिगम के लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षण सिद्धांत आवश्यक है। दूसरा बिंदु दोस्तों आपका कि शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में युक्त आश्रित एवं स्वतंत्र चरों की जानकारी शिक्षक को ज्ञान पूर्व कथन तथा नियंत्रण में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है शिक्षण सिद्धांतों द्वारा शिक्षक के ज्ञान पूर्व कथन तथा नियंत्रण में वृद्धि होती है। चौथा दोस्तों पॉइंट है कि ये शिक्षण के नियोजन व्यवस्था तथा मूल्यांकन आदि के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। पांचवा दोस्तों तर्क है कि ये वर्तमान ज्ञान को संगठित करते हैं। छठा बिंदु दोस्तों ये शिक्षक को की विभिन्न अवधारणाओं के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं। सातवां पॉइंट है दोस्तों कि शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से शिक्षण को एक स्वतंत्र तथा अपरिहार्य विषय बनाया जा सकता है। आठवां बिंदु दोस्तों इनसे हमको शिक्षण के विभिन्न स्तरों की जानकारी मिलती है तथा इस बात का भी पता लग जाता है कि उनकी व्यवस्था किन प्रतिमानों पर आधारित है तथा शिक्षण के कौन कौन से विभिन्न स्वरूप है। नौवां दोस्तों बिंदु रहेगा आपका कि ये शिक्षण के विभिन्न चरों तथा अचरों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। देखिए दोस्तों इतना सफिशिएंट होगा आप लोग के लिए। अब दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में आया है, तो दोस्तों देखते हैं उसका उत्तर क्या होगा। यूकम व सिम्पसन के अनुसार शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्य का जीवन से अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। अब दोस्तों रायंस के अनुसार देख लेते हैं, दूसरों को सिखाने के लिए निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण कौशलों की अवधारणा को स्पष्ट करना है। या दोस्तों ये आपका शिक्षण कौशल क्या है ये आपको बताना है। देखिए एक शिक्षक कक्षा में जाता है और शिक्षण कार्य करता है। इस समय वह जो भी व्यवहार करता है उस शिक्षक का वह व्यवहार ही शिक्षण कौशल कहलाता है। ठीक है, एक शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का समूह है तथा विभिन्न शिक्षण कौशल मिलकर एक शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। अर्थात शिक्षण की कई कौशलों को मिलकर बनाए, मतलब शिक्षण कौशल ही किसी शिक्षक के उत्तम शिक्षण और अनुपयुक्त शिक्षण का निर्माण करते हैं। इनके माध्यम से ही अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होनी है, ठीक है ना, होनी होती है। जब किसी शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, अर्थात जब छात्र अध्यापक को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के समय उसमें अनेकों प्रकार के कौशलों का विकास करके उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, जिससे उसके द्वारा कक्षा कक्ष में अध्यापन के समय किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना हो। अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहा, उद्देश्य कथन कौशल का आशय एवं उपयोगिता का उल्लेख आपको करना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। देखिए शिक्षण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, अतएव प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण उद्देश्य कथन होता है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है, उसकी शिक्षक द्वारा अवश्य संतुष्टि करनी चाहिए। उद्देश्य कथन इसी दिशा में एक सोपान है। देखिए जैसे प्रस्तावना प्रश्न से स्पष्ट होता है कि शिक्षक भारत देश पढ़ाना चाहता है, इसका उद्देश्य कथन इस प्रकार होगा कि आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन कौशल की उपयोगिता दोस्तों देखते हैं, सीधे बात करेंगे दोस्तों। पहली क्या है, पाठ शिक्षण का लक्ष्य निर्धारित होता है। दूसरा दोस्तों शिक्षार्थी की पाठ में रुचि जागृत होती है। तीसरा आपका शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है। चौथा है कि शिक्षण में
स्पष्टता आती है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको देखते हैं हम लोग कि पुनरावृत्ति कौशल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए शिक्षण कार्य जितना मतलब कितना सफल रहा है इसका मापन अभ्यास प्रश्नों द्वारा किया जाता है। इसे पुनरावृत्ति कौशल कहा जाता है। इस कौशल के प्रयोग में पढ़ाए गए पाठों प्रसंगों तथा तथ्यों को दोहराया जाता है जिससे अधिगम स्थायी होने के साथ साथ त्रुटि रहित भी होता है। पुनरावृत्ति की मात्रा जितनी ज्यादा होगी शिक्षण प्रक्रिया में उतनी ही गत्यात्मकता बढ़ेगी और छात्रगत समस्याओं का समाधान होता रहेगा। देखिए कठिन पाठ का शिक्षण स्थायी करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आप प्रश्न पूछेंगे कक्षा कार्य एवं गृह कार्य द्वारा, प्रशिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग द्वारा। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए आपको बताना है। तो सावधानियां देखते हैं। प्रयोग प्रदर्शन में सुरक्षा अति आवश्यक है। प्रयोगशाला में आग बुझाने का भी सभी सामान हो। बालकों को स्वाभाविक वातावरण देना चाहिए। अध्यापक की उपस्थिति में ही कार्य करना चाहिए। पांचवा कि अध्यापक के बताए गए निर्देशों पर ही कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या रहा कि खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख आपको करना है। तो खेल विधि हो गया किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता तथा महत्व पर प्रकाश आपको डालना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए शिक्षण सामग्री के अनेक कार्य हैं तथा सभी बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी हैं। छोटे बालकों की शिक्षा में इसके महत्व को प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने एक मत होकर स्वीकार किया है। तो दोस्तों निम्नलिखित बिंदुओं पर यहाँ प्रकाश डाला गया। पहला दोस्तों आपका आता है प्रेरणादायी श्रव्य दृश्य साधन बालकों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप से में मतलब प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। दूसरा दोस्तों क्रियागत अवसर की सुलभता, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालकों को नाना प्रकार की क्रियाएं करने के अवसर मिलते हैं। वे उसमें बोलने चालने लगते हैं, ठीक है ना, प्रश्न पूछते हैं तथा वाद विवाद भी करते हैं। इसमें उनकी विभिन्न इंद्रियां उत्तेजित हो जाती है जिनके परिणाम स्वरूप उनकी पाठ में रुचि बनती रहती है। तो और वे दोस्तों खेलते खेलते कठिन से कठिन बातों को बिना किसी कठिनाई के स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। तीसरा दोस्तों बिंदु आपका स्पष्टीकरण में सहायक। देखिए शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालकों को कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि बालक जो कुछ सुनते हैं उसी को आंख से भी देख लेते हैं। चौथा दोस्तों अर्थयुक्त अनुभव की प्राप्ति। शिक्षण सामग्री द्वारा बालकों को पाठ स्थूल रूप से पढ़ाया जाता है। प्रत्येक बालक वस्तु को देखकर, छूकर तथा पूछकर हर प्रकार से ठीक ठाक समझने का प्रयास करते हैं। इससे पाठ सरल, रोचक तथा मनोरंजन बन जाता है और सभी बालक ज्ञान को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। पांचवा दोस्तों आपका रटने को कम करना, ठीक है, इसको पॉइंट वाइज याद कर लीजिएगा, इसको आप बना के लिख सकते हैं। छठा बिंदु दोस्तों आपका रहेगा शब्दावली में वृद्धि करना। सातवां की शिक्षण में कुशलता होनी चाहिए। फिर दोस्तों आठवां में प्रत्यक्ष अनुभव। नौवां दोस्तों आपको पॉइंट बना सकते हैं संग्रहण क्षमता। 10वां आपका रुचिकर साधन। 11वां दोस्तों आपका अमूर्त व मूर्त रूप से प्रस्तुतिकरण। इसको देख लेते हैं कि विभिन्न विषयों में कई संकल्पनाएं सूक्ष्म स्तर में अमूर्त रूप में होती हैं। इन संकल्पनाओं को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने से शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होगा जिससे शिक्षार्थी अधिक समय तक याद कर सकते हैं। 12वां के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। ठीक दोस्तों इसको आप बना के लिख सकते हैं। देखिए सब क्वेश्चन आपके पेपर में 2 नंबर का ही आएगा। वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास हो गया, सक्रियता हो गया, क्योंकि दोस्तों 2 नंबर में आप ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके पास समय की भी थोड़ी कमी रहेगी, तो उस हिसाब से आपको प्रश्नों के उत्तर करने रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहली है क्या है विशेषता कि प्रेरणा श्रव्य दृश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान मूर्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे छात्रों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। दूसरा दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग से बालक कठिन से कठिन बातों को बिना किसी कठिनाई के स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। तीसरा दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग से विद्यार्थी को कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। चौथा दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री से सीखा हुआ ज्ञान निश्चित और स्थायी बन जाता है और उसे किसी भी प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका बहुकक्षा शिक्षण क्या है। शिक्षण में इसकी उपयोगिता पर आपको प्रकाश भी डालना है। देखिए वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या और घटते शिक्षण साधनों के परिणाम स्वरूप बहुकक्षा शिक्षण पद्धति का जन्म हुआ है। बहुकक्षा शिक्षण पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक अध्यापक एक कक्षा को न पढ़ाकर कई कक्षाओं को एक साथ देखता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में आज भी शिक्षकों की स्थिति अति दयनीय है। अधिकतर प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक या 2 अध्यापकों से युक्त है। शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 28% प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षित तथा मतलब एक शिक्षक तथा 32% विद्यालय 2 अध्यापकों से युक्त है। आज भी स्थिति उसी प्रकार की है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का प्रसार एवं शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु नवीन शिक्षण पद्धति बहुकक्षा शिक्षण का विकास हुआ। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं कि शिक्षण प्रौद्योगिकी की कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है, आपको स्पष्ट करना है। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया एक जटिल विषय है। कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक योजना बनाता है कि उसे कक्षा में क्या पढ़ाना है। योजना के पश्चात वह सोचता है कि विषय वस्तु को शिक्षार्थियों तक सुलभता से कैसे पहुंचाया जा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर को ही शिक्षण विधि कहते हैं। कुशल एवं उत्तम शिक्षण के लिए शिक्षक को कुछ युक्तियों का या प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। युक्तियां या प्रविधियां शिक्षण में बहुत उपयोगी होती हैं। इन युक्तियों का प्रयोग शिक्षण की विधियों के अंतर्गत आता है। विभिन्न प्रविधियों भिन्न भिन्न अवसरों का प्रयोग में लाई जाती हैं। वस्तुतः इन सबका अभिप्राय ज्ञानार्जन को प्रभावशाली, ग्राह्य, बोधगम्य, सरल एवं रोचक बनाना होता है। यह शिक्षण विधियों को महत्वपूर्ण बनाती है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि शिक्षण कार्य में शिक्षण सूत्र का मतलब क्या सहायता पहुंचाते हैं, ये आपको बताना है। तो शिक्षण तथा शिक्षण सूत्र, देखिए आपको शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले सूत्र शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। दूसरा दोस्तों बिंदु है आपका पॉइंट कि शिक्षण एक निर्धारित लक्ष्य है और उस निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग निर्देशन शिक्षण सूत्र है। तीसरा दोस्तों बिंदु कि शिक्षण छात्रों की शक्तियों के विकास में सहायता देता है और शिक्षण सूत्र छात्रों की शक्तियों को पहचानने में सहायता करते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों आपका क्या है, शिक्षण सूत्र शिक्षण को अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों की रुचि के अनुकूल बनाने का माध्यम है। पांचवा दोस्तों आपका कि शिक्षण का अर्थ है अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाना। शिक्षण सूत्र विभिन्न अवस्थाओं के बालक के लिए किस प्रकार की प्रविधि महत्वपूर्ण हो सकती है, इसका ज्ञान हमें कराते हैं। छात्राध्यापकों को आरंभ में जब कक्षाओं में शिक्षण अभ्यास के लिए भेजा जाता है तो उनके सामने बड़ी कठिनाई आती है। अतः नवसिखिए अध्यापक को इन सूत्रों का ज्ञान प्राप्त करके इसी आधार पर शिक्षण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है, संक्षेप में आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता। तो बात करेंगे दोस्तों शिक्षण के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण और अंतिम लक्ष्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इस दृष्टि से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम है। छात्रों में अधिगम प्राप्ति को सुनिश्चित करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। अपने दायित्वों के कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वह शिक्षण की कला में दक्ष व निपुण होना चाहिए। फिर दोस्तों बात करेंगे कि शिक्षण सूत्र इस कार्य में उसके मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इनके प्रयोग द्वारा वह अपने शिक्षण को सरल, रुचिकर, बोधगम्य व बालोपयोगी बना सकता है। साथ ही इनके प्रयोगों द्वारा वह बच्चों की ज्ञान प्राप्ति के सामर्थ्य को अपेक्षित स्तर तक पहुंचा सकता है। अध्यापन की सफलता हेतु प्रत्येक शिक्षक को इनकी जानकारी व प्रयोग में दक्षता अनिवार्य है। इससे कम समय व श्रम में वह बच्चों को सिखाने हेतु प्रेरित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से, प्रत्येक का विस्तार से वर्णन आपको करना है। या दोस्तों क्वेश्चन ऐसे देखिए 2019 में कैसे पूछा गया, पूर्ण से अंत की ओर शिक्षण सूत्र को सोदाहरण समझाइए या प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आप क्या तात्पर्य ये बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रमुख शिक्षण सूत्र, मेन मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स, ठीक है ना। कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथा विश्वसनीय होते हैं। पहला दोस्तों बिंदु आता है, ये सब इंपॉर्टेंट, इसको देख के ध्यान से याद रखना है आपको, ठीक है ना, कुछ भूलना नहीं है यहाँ पर। पहला पॉइंट है आपका दोस्तों सरल से कठिन की ओर, दूसरा है दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा आपका पूर्ण से अंत की ओर, पांचवा आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर, छठा आपका दोस्तों प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सातवां विशिष्ट से सामान्य या उदाहरण से सिद्धांत की ओर, आठवां आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नौवां मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, दसवां अनुभूत से युक्त, ठीक ना, युक्ति युक्त तर्कपूर्ण की ओर, और 11वां दोस्तों प्रकृति का अनुसरण। तो दोस्तों चलिए अब बेके को डिफाइन कर लेते हैं। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, आपका सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हर जगह ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
तो इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आपका पेपर में काफी अच्छा स्कोर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले आपका सरल से जटिल की ओर। देखिए, इस नियम का तात्पर्य बालक को पहले सरल बातों का तब जटिल बातों का ज्ञान देने से। पाठ का विभाजन करते समय ध्यान देना चाहिए कि पहले सरल बातें आवे, बाद में क्रम में जटिल। बालकों का बौद्धिक विकास होने के साथ साथ पाठ की जटिलता भी बढ़ती जाए। बालक पहले सरल बातों को सीखने के बाद ही जटिल बातों को सीखता है। आरंभ में ही जटिल बात रखने से ठीक ना रख देने पर वह हिम्मत हार बैठता है तथा उसका मन सीखने में नहीं लगता। यदि पहले सरल तथ्य उसके सामने रखेंगे तो वह रुचि पूर्वक सीखने में आनंद लेगा। देखिए, समझिए इस बात को कि कठिन कामों की ओर बालक अपनी अतिरिक्त शक्ति लगाकर अग्रसर होते हैं, जिससे कठिन बातों को भी सरलता से सीख जाते हैं। इस सूत्र को प्रयोग में लाते समय अध्यापकों को यह भी समझ लेना चाहिए कि कौन सी बातें सरल हैं और कौन सी कठिन। जो बातें अध्यापकों के लिए सरल होती हैं वे बालकों के लिए कठिन होती हैं। अतः सरल और कठिन से तात्पर्य यहाँ बालकों के लिए सरल और कठिन से, न कि अध्यापकों के लिए। ठीक है ना। जैसे फूल के बागों, ठीक है, भागों का वर्णन छोटे बच्चों के लिए कठिन है, लेकिन दोस्तों पूरे फूल का वर्णन सरल होता है। बच्चे किसी चीज को समग्र रूप से देखना सरल समझते हैं, लेकिन खंडों में प्रस्तुतिकरण उनके लिए कठिन हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों पढ़ना आरंभ करने का सबसे उत्तम ढंग अक्षरों या शब्दों से आरंभ करना नहीं है, यद्यपि तर्कात्मक, ठीक है ना, ढंग से यही सहज विधि प्रतीत होती है। सबसे अच्छी विधि वाक्यों से आरंभ करना है। यदि आप इतिहास का शिक्षण राज्य, राष्ट्र, विधान सभा, शासन अथवा न्याय से आरंभ करेंगे तो बालक कुछ भी नहीं सीख सकेगा और इस विषय में वह अपनी रुचि भी खो बैठेगा। यह बालकों के लिए बोधगम्य नहीं है। बालक स्वभाव से कहानी और नाटक में रुचि रखता है, अतः आरंभ में इतिहास का शिक्षण इन्हीं से आरंभ करना चाहिए और शिक्षा का पाठ्यक्रम भी इसी आधार पर निर्मित करना चाहिए। शिक्षकों को इस सूत्र का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे पाठ में बच्चों की रुचि बनी रहती है, वे आगे की बात सीखने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त कर लेते हैं। उन पर शिक्षण का प्रभाव भी स्थायी होता है और इस विधि की ओर सबसे पहले हर्बर्ट ने ध्यान दिया था। तो दोस्तों सरल से कठिन की ओर आप इसको याद रखना। दूसरा दोस्तों आपका आता है पॉइंट ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब इसको देखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है कि किसी भी माध्यम से बालक ने जो कुछ सीख लिया है वही उसका ज्ञात है। वह इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे नया ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, यह करता है। भाटिया और भाटिया के शब्दों में द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ टीचिंग अ लेसन इन टू प्रोसीड फ्रॉम समथिंग दैट द पीपल्स ऑलरेडी नो टू दोज फैक्ट विच दे डू नॉट नो। देखिए, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अतः जो बात वह जानता है उसी के सहारे नई बात बतानी चाहिए। इसी विधि से जो वह कुछ सीखेगा सब उसके ज्ञान का अंग बन जाएगा। अतः अध्यापकों को चाहिए कि किसी विषय को पढ़ाने के पहले उस विषय से संबंधित बालक के पूर्व ज्ञान को मालूम करें, पूर्व ज्ञान को जगाकर उसी के आधार पर नया ज्ञान उपस्थित करें। ज्ञात से अज्ञात का संबंध जुड़ जाने पर ज्ञान स्थायी हो जाता है। उदाहरण के लिए रामचंद्र जी से संबंधित इतिहास का पाठ रामलीला से आरंभ होगा और व्यापारिक वस्तुओं पर भूगोल का पाठ, शिशुओं की भोजन, वस्त्र की वस्तुओं के आधार पर यह बताया जा सकता है। उपजाऊ और समतल भूमि वाले प्रदेश के बच्चों को रेगिस्तानी प्रदेश के विषय में ज्ञान देना है तो उनके पूर्व का ज्ञान कुछ प्रश्न पूछने होंगे, जैसे तुम्हारे यहाँ की भूमि कैसी है, उसमें क्या क्या पैदा होता है, खेतों में अच्छी पैदावार के लिए क्या आवश्यक तत्व है, यदि खेतों में पानी ना पड़े तो उसका क्या प्रभाव होगा। इसी पूर्व अनुभूत ज्ञान पर नए प्रश्न पूछने होंगे, जैसे जहां पानी कम बरसता है वहां कैसी पैदावार होगी। इस प्रकार के प्रश्न पूछने के बाद बच्चों को बता सकते हैं कि रेगिस्तान में कैसी पैदावार होती है, रेगिस्तान में पेड़ कटीले क्यों होते हैं। इसका भी ज्ञान अर्जित ज्ञान की सहायता से बच्चों को दिया जा सकता है। जो बात विद्यार्थी जानते हैं उन्हीं के आधार पर उन बातों की ओर ले जाना चाहिए जिससे वे अपरिचित हैं। गणित में लाभ हानि का प्रश्न हल कराने के लिए खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं से आरंभ करना चाहिए तथा व्यापारी कैसे अपना जीवन यापन करता है इस पर प्रश्न पूछना चाहिए। हम रोज नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंग वही अनुभव बनते हैं जो हमारे पूर्व अनुभव से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। मनोविज्ञान में साहचर्य के नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन इसी पर बल देते हैं। इस दृष्टि से यह सूत्र विशेष महत्व है।
तो दोस्तों तीसरा हमारा क्या रहा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखिए इसे मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र भी कहा जाता है। आरंभ में बालक सूक्ष्म को नहीं समझता, पहले वह स्थूल का ज्ञान प्राप्त करता है। हम जो कुछ देखते, स्पर्श करते अथवा इंद्रियों से अनुभव करते हैं वही सब स्थूल है। सूक्ष्म उन्हीं वस्तुओं से संबंधित विचार है। बालक जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका इंद्रिय जनित अनुभव है। सूक्ष्म का ज्ञान श्रेष्ठ अवश्य है, लेकिन विद्यार्थियों से सरलता से ग्रहण नहीं कर पाते। अतः विषय को उसके सामने स्थूल रूप में रखना चाहिए। स्थूल के आधार पर बनाकर अध्यापक धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर ले जाए तो अच्छा है। नेत्र, स्पर्श, घ्राण, कर्ण, स्वाद इंद्रियों से संबंधित पदार्थ स्थूल पदार्थ कहे जाते हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षाविद पेस्टोलॉजी ने कहा है कि ऐसी वस्तुएं स्थूल कही जाती है जो बालकों के संपर्क में आती हो और उनके विचारों को उद्बोध कर सकती हो। इसलिए बालकों की शिक्षा सदा स्थूल पदार्थों तथा तथ्यों से आरंभ करना चाहिए। डॉक्टर वीडी भाटिया ने भी स्थूल उदाहरणों शिक्षण को सरल बताते हुए लिखा है, द चाइल्ड easily understand a new India when it's preceded by a vivid and clear illustration। ठीक है दोस्तों, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। उदाहरणार्थ 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं। यह भाव सूक्ष्म है, वह आरंभ में 2 और 3 के भाव को समझ नहीं सकता। यदि उसे 2 गोलियां और फिर 3 गोलियां दे दे तो वह 5 गोलियों का प्रत्यक्ष देखेगा। वस्तुओं के इस प्रकार के अभ्यास से वह 2 और 3 के भाव को समझ जाएगा। देखिए दोस्तों, स्पष्ट है कि 2 और 3 के भाव को वस्तुओं के द्वारा ही स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। इसी प्रकार आरंभ में बालक फूलों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह रंग के बारे में नहीं जानता। नीले रंग को पीला और पीले को नीला कह देगा, लेकिन रंग बिरंगी वस्तुओं को देखते देखते उसे रंगों का ज्ञान हो जाता है। अब यह कह सकते हैं कि बालक के अनुभव में पहल स्थूल वस्तु आती है, उसके बाद वस्तुओं के निरीक्षण तथा प्रयोग से भावों की उत्पत्ति होती है। भूगोल पढ़ाने के लिए नदियों आदि के प्रकरण में चित्र और मॉडल का प्रयोग ठीक होता है। पाठ में नियम कठिन होते हैं, ये अमूर्त है, अतः उदाहरण पहले रखना चाहिए और नियम बाद में निकलवाना चाहिए। स्थूल के बाद सूक्ष्म का ज्ञान देना चाहिए। सीखने का यह एक स्वाभाविक क्रम है। शिक्षण के समय अध्यापक को इसी क्रम में चलना चाहिए। अब दोस्तों चौथा पॉइंट हमारा कि पूर्ण से अंत की ओर। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको देखेंगे हम लोग। बालक पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अंग का नहीं, उसे अवयवी का ज्ञान होता है, अवयव का नहीं। यह मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है जिसे अवयवीवाद, ठीक दोस्तों, गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं। पेड़ कहने पर बालक पूरे पेड़ को समझ जाता है, उसके मस्तिष्क में पेड़ का चित्र उपस्थित हो जाता है, वह पूरे पेड़ के बारे में सोचने लगता है। पेड़ के विभिन्न भागों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। अध्यापक बालक को इसी पूर्ण पेड़ के ज्ञान के आधार पर पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है। यही इस सूत्र का आशय है। इसी के आधार पर आजकल सबसे पहले वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है, तब अक्षरों का। इस सिद्धांत से मिलता जुलता एक और सूत्र है, विभिन्नता से एकता की ओर। ठीक दोस्तों, मतलब फ्रॉम पार्ट टू होल। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा बालक विभिन्न वस्तुओं के आधार पर पूरे विषय का ज्ञान प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए घर और स्कूल के प्राकृतिक वातावरण से आरंभ करके वह भूगोल का ज्ञान प्राप्त करता है। स्पष्ट है कि भूगोल की शिक्षा देने के लिए हमें पृथ्वी से आरंभ नहीं करना चाहिए, वरन उस वस्तु से आरंभ करना चाहिए जिसे बालक जानता है। उसके लिए दोस्तों अवयवी या होल है। अतः इन दोनों नियमों में केवल दृष्टिकोण का अंतर है। अब दोस्तों उदाहरण देखेंगे हम लोग कि मान लीजिए बच्चे को आप पर्वत के विषय में बताना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को भी अभी यह जानकारी नहीं है कि पर्वत क्या होता है। इसलिए सबसे पहले आपको यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि पर्वत से मिलती जुलती आकृति छात्र जानते हैं कि नहीं। तो छात्र अक्सरों गांव में ऊंचे टीले देखते हैं, और अब आप छात्रों का ध्यान टीले की ओर आकर्षित करें तथा पर्वत से तुलना करके छात्रों को ज्ञान कराएं। इसके विषय में डॉक्टर वीडी भाटिया ने लिखा है कि पाठ पढ़ाने का सबसे स्वाभाविक मार्ग उस वस्तु से जिसको छात्र पहले से जानते हैं, उस वस्तु को जिसको नहीं जानते उसकी ओर हम बढ़ाते हैं। अगला दोस्त हमारा कि अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए, इस सूत्र के अंतर्गत शिक्षण को अस्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को क्रमशः स्पष्ट और नियमित करना होता है। प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता तथा अनिश्चितता होती है। वे अपनी संवेदनाओं द्वारा अनेक अस्पष्ट एवं अनियमित वस्तुओं की जानकारी करते हैं। धीरे धीरे दोस्तों परिपक्वता आने पर उन्हें नए नए अनुभव का ज्ञान होता है।
और वे स्पष्ट व निश्चित विचार को स्वीकारने लगते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह उन्हें स्पष्ट व नियमित जानकारी प्रदान करे, गलत तथ्यों को सही रूप में बताए तथा उनकी अनिश्चित धारणाओं तथा विचारों को निश्चितता प्रदान करे। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। बालक के सामने या उसके अनुभव में जो है वह प्रत्यक्ष है, जो उसके सामने नहीं है यह अप्रत्यक्ष है। ठीक है ना, अनुभव में नहीं है वह अप्रत्यक्ष है। पहले उन वस्तुओं का ज्ञान देना ठीक है जो उसके लिए प्रत्यक्ष है या सामने है। जब जो वस्तुएं सामने नहीं है उसका ज्ञान देना चाहिए। पहले वर्तमान का ज्ञान देकर तब भूत और भविष्य को बताना चाहिए। सामने की वस्तुओं का ज्ञान बालक सरलता से शीघ्र पा लेता है। प्रत्यक्ष का ज्ञान प्रत्यक्ष की वस्तुओं से देना चाहिए। उनके सामने प्रत्यक्ष बातों को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इससे अब प्रत्यक्ष का ज्ञान सुगमता से प्राप्त हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग सदैव न करके विषय के अनुसार उचित अवसर पर करना चाहिए। उदाहरण के लिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमें शेरशाह का शासन तंत्र पढ़ना है या पढ़ाना है। बच्चे शेरशाह के शासन प्रबंध को तभी समझ सकते हैं जब थोड़ा बहुत आधुनिक प्रशासन की जानकारी रखते हैं। वे जानते हैं कि सरकार सिंचाई, यातायात और न्याय पर क्या क्या कार्य कर रही, तो निश्चित ही वे इसी आधार पर दोस्तों शेरशाह का शासन तंत्र सीख सकते हैं। अब बात करेंगे 7वां पॉइंट हमारा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इस सूत्र से अभिप्राय है कि पहले छात्रों के समझ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हीं उदाहरणों एवं दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत अथवा सामान्य नियम निकलवाए जाएं। इसमें शिक्षक पहले विशिष्ट तथ्य, उदाहरण, दृष्टांत छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और फिर उन्हें, ठीक है ना, उनके आधार पर छात्रों को सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस सिद्धांत के द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है तथा बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास होता है। 8वां दोस्तों आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखिए, आरंभ में बालक का ज्ञान अधूरा, अनिश्चित तथा अव्यवस्थित होता है। ज्ञान को पूर्ण, निश्चित और व्यवस्थित करने का काम शिक्षक करता है। वह इस कार्य को विश्लेषण प्रणाली से करता है। विश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हम संपूर्ण वस्तु के अध्ययन से प्रारंभ करते हैं, तब उसे विभिन्न भागों या तत्वों में बांटते हैं और हर भाग का अलग अलग अध्ययन करते हैं। भूगोल की शिक्षा में संपूर्ण पृथ्वी के विषय का आरंभ किया जाएगा। जलवायु के अनुसार पृथ्वी को कई भागों में विभाजित करेंगे, फिर प्रत्येक भाग के मानव, पशु तथा वनस्पति जीवन का अध्ययन करेंगे। लेकिन केवल विश्लेषण से काम नहीं चलता, संश्लेषण भी करना होता है और ऐसा करने से ज्ञान स्पष्ट, निश्चित और क्रमबद्ध हो जाता है। संश्लेषण का अर्थ किसी वस्तु के विभिन्न अंगों या भागों से आरंभ करके उस वस्तु के संपूर्ण रूप की ओर चलने से है। इस प्रणाली का प्रयोग समस्या उभारी जाने वाली विषय सामग्री में किया जाता है, जैसे भूगोल, रेखा गणित, विज्ञान, व्याकरण आदि। रेखा गणित और विज्ञान में समस्या का विश्लेषण आवश्यक है। समस्या का विश्लेषण करते समय नवीन समस्याओं के उत्पन्न हो जाने पर उनका समाधान संश्लेषण द्वारा करना चाहिए। यदा कदा आरंभ में ही इसका प्रयोग हितकर होता है। ये विधियां एक दूसरे के पूरक हैं। केवल विश्लेषण से काम नहीं चलता, इसके बाद संश्लेषण आवश्यक है। अतः विश्लेषण संश्लेषण विधि ही शिक्षण की उत्तम विधि है। अब दोस्तों 9वां पॉइंट देखेंगे हम लोग कि मनोविज्ञान से तर्क संगत की ओर। शिक्षा देने के दो क्रम है, तर्क संगत और मनोवैज्ञानिक। तर्क संगत क्रम का अर्थ है पाठ्य विषय को तर्कात्मक ढंग से विभिन्न भागों में विभाजित करके बालकों के सामने रखना। पाठ्य सामग्री को विकसित करते हुए शिक्षक बालकों को इसके अंतिम स्वरूप तक ले जाता है। ऐसा करते समय वह छात्रों की रुचि, जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति को अवहेलना करता है। बालक समझे या ना समझे, पर शिक्षक विषय को तर्क संगत क्रम में प्रस्तुत कर देता है। मनोवैज्ञानिक क्रम दूसरा क्रम है। इसका अर्थ है बालकों की रुचि, जिज्ञासा, उत्साह, आयु, ग्रहण शक्ति आदि के अनुसार किसी विषय या वस्तु को प्रस्तुत करना है। यह क्रम तर्कात्मक क्रम से उत्तम है। भाषा की शिक्षा देने में तर्क संगत क्रम का प्रयोग करके हमें वर्ण तथा ध्वनि से प्रारंभ करना होगा। लेकिन ऐसे शिक्षण में बालक रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी रुचि तर्कात्मक क्रम को और नए विचारधारा मनोवैज्ञानिक क्रम को महत्व देती है। इस क्रम में सीखना रोचक, उत्साहपूर्ण और उपयोगी है। आरंभ में मनोवैज्ञानिक क्रम में ही उत्पन्न, ठीक है ना, उत्तम है। यदा कथा तर्क संगत क्रम भी उत्तम होता है। अतः हमें मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कात्मक क्रम की ओर चलना चाहिए। अब दोस्तों हमारा 10वां पॉइंट क्या, उसको देखते हैं कि अनुभूत से युक्ति युक्त तर्कपूर्ण की ओर। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का
प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभव से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभव सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है। शिक्षकों के छात्रों के समक्ष प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें तर्क युक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या रहा, मतलब पॉइंट क्या रहा, प्रकृति का अनुसरण। इस शिक्षण सूत्र से तात्पर्य बालक की प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करने से शिक्षक को चाहिए कि वह जो भी बात बताए वह बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुरूप ही होनी चाहिए। यदि शिक्षक ऐसा नहीं करता तो इसके छात्र के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। अतः बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान कर उसे आध्यात्मिक विकास का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। इसे नैसर्गिक विधि भी कहते हैं। इस संदर्भ में रेमांड का कहना है कि इस सूत्र का यथार्थ अभिप्राय यह है कि हमको अपने साधनों को बालक के शारीरिक, ठीक है दोस्तों, और मानसिक विकास के अनुकूल बनाना चाहिए। देखिए लैंडन महोदय का मानना है कि हमारा शिक्षण और प्रशिक्षण बालक के विकास के नियमों और उसके मस्तिष्क के कार्य करने की विधियों के अनुरूप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, कक्षा संप्रेषण में प्रभावशालिता किन किन तरीकों पर निर्भर करती है, आपको बताना है। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता के लिए प्रभावशाली संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है। अतएव सभी व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया एवं छात्रों के साथ पारस्परिक क्रिया में कार्य कुशलता तथा प्रभावशालिता लाने के लिए स्थिर रूप से प्रयास करे। कक्षा संप्रेषण में प्रभावशालिता अग्र बातों पर दोस्तों निर्भर करती है। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा संप्रेषण स्रोत का बल तथा गुणवत्ता, संप्रेषण सामग्री, विषय वस्तु की गुणवत्ता और स्वभाव, मार्ग अथवा संप्रेषण माध्यम, शाब्दिक तथा अशाब्दिक, प्राप्तकर्ता विद्यार्थी का बल और गुणवत्ता तथा वातावरण जन्य परिस्थितियां। इसलिए कक्षा संप्रेषण में प्रभावशालिता लाने के लिए इसकी प्रक्रिया, ठीक ना, प्रक्रिया तथा रचना तंत्र से जुड़े प्रत्येक कारक के योगदान से संबंधित आवश्यक सुधार लाया जाना चाहिए। संप्रेषण में प्रभावशालिता प्रेषक के बल तथा गुणों पर काफी हद तक निर्भर करती है। अतः सभी शिक्षकों को एक प्रभावशाली प्रेषक तथा संदेश के प्रेषक के गुणों तथा विशेषताओं को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या रहा हमारा अगला प्रश्न कि संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन थे। देखिए 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। यह दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख आपको करना है। तो संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक, पहला दोस्तों आता है आपका छात्र। वर्तमान में शिक्षण बाल केंद्रित है जिसे छात्र प्रमुख है, ठीक ना, जिसमें अतः छात्रों की आयु, मूल आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर, मनोभावनाएं शिक्षण संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। दूसरा कि शिक्षक का व्यक्तित्व। देखिए शिक्षण संप्रेषण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक का छात्रों के प्रति व्यवहार, उसका विषय पर स्वामित्व, निष्पक्षता, चरित्र, उसकी योग्यता आदि की छाप बालक पर पड़ती है। तीसरा पॉइंट है शिक्षण के उद्देश्य की जानकारी। शिक्षक को शिक्षण एवं विषय से संबंधित शिक्षण के उद्देश्य की जानकारी होनी चाहिए ताकि अपेक्षित शिक्षक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वह पर्याप्त साधन एवं सुविधाएं जुटा सके। चौथा पॉइंट है दोस्तों विषय वस्तु का चयन। शिक्षार्थियों के लिए विषय वस्तु सरल, पठनीय एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत होनी चाहिए। इससे सीखने का वातावरण सृजित होता है तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पांचवा पॉइंट दोस्तों पाठ्य योजना का निर्माण। देखिए पाठ्य योजना में शिक्षण संप्रेषण के उद्देश्य समाहित होते हैं। अतः प्रभावकारी शिक्षण के लिए शिक्षण संप्रेषण में सुव्यवस्थित पाठ्य योजना का निर्माण कर लेना चाहिए। छठा पॉइंट है दोस्तों उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री का प्रयोग। शिक्षक को सदैव विषय, प्रकरण एवं कक्षा स्तर के अनुकूल शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उचित सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। तो दोस्तों सातवां पॉइंट क्या रहा आपका कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान। देखिए शिक्षण संप्रेषण के दौरान शिक्षक को शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं जैसे दोस्तों बुद्धि स्तर, अभिवृत्ति, रुचि, रुझान, आदत एवं आकांक्षाओं आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। और दोस्तों हमारा आठवां पॉइंट क्या था आपका कक्षा का वातावरण। ठीक है, वैसे दोस्तों आप ये सब बना कर लिख सकते हैं। जैसे 9वां हो गया बालक का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। 10वां दोस्तों पॉइंट हो जाएगा आपका विषयों के सह संबंध पर आधारित शिक्षण संप्रेषण। और 11वां सिखाने हेतु अभिप्रेरणा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप ये सब हेडिंग याद रखेंगे तो बनाकर आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षण केंद्रित शिक्षा में अंतर आपको बताना है। देखिए शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है और एक होता है आपका बाल केंद्रित शिक्षण। देखिए यहाँ पर क्या होता है शिक्षक का निर्देश और निर्णय सर्वोपरि होता है। बालक की स्वायत्तता व स्वतंत्रता।
शिक्षक का मार्गदर्शन और निरीक्षण होता है दोस्तों शिक्षक केंद्रीय शिक्षण में। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सहयोग द्वारा शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपका निष्क्रिय भाव से अधिगम या सिखाना। ठीक है, सीखने में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। चौथा है चार दीवारी के अंदर अधिगम। और यहाँ पर दोस्तों विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखना या चार दीवारी के बाहर भी सीखना। पांचवा पॉइंट है दोस्तों प्रदत्त के रूप में ज्ञान या शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान निर्मित होता है स्वयं करके सीखना। छठा है दोस्तों आपका कि अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। यहाँ पर होता है आपका बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल। सातवां दोस्तों आपका रेखीय अनुभव और यहाँ होता है बहुविधि अनुभव। तो ये सब चीजें थी दोस्तों, ये पेपर में आ सकती है कि आपकी बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है और शिक्षक केंद्रीय शिक्षण में क्या होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि की चार प्रविधियों के नाम आपको लिखना है। 2019 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला खेल विधि हो गया, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि और विनेटका विधि और डेकाली विधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका पर आपको संक्षिप्त लेख लिखना है। देखिए, जो आपका बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालकों का सहयोगी सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में होता है। वह बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है और विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता करता है। शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो शिक्षक के सामने बालक होता है और विषय वस्तु होती है। शिक्षण द्वारा शिक्षक अपने और विषय वस्तु के मध्य एक संबंध बनाता है। यही संबंध बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायता देकर उसे भविष्य में समाज का योग्य और सृजनशील नागरिक बनाने का काम करती है। चूंकि बालक को शिक्षण अधिगम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक बताया गया है, इसलिए एक सफल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अपने विषय के साथ साथ वह उस बच्चे को भली भांति जाने जिसे शिक्षित करना। यह कहना पूर्णतः सत्य है। दोस्तों देखिए, शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक माली के सदस्य पौधे के समान बालकों का पोषण करके उनका शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास करता है। शिक्षक ही बालक को पशु प्रवृत्ति से निकालकर मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा कि शिक्षण के क्रियाशीलता का सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों सिद्धांत को देखते हैं। यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। इसमें सीखने वाले पूरी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना परम आवश्यक है। फ्रॉबेल का मानना है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है। उदाहरण स्वरूप, जो छात्र साइकिल से विद्यालय जाते हैं उसे आपने कैसे सीखा? सबसे पहले साइकिल को पकड़ना सीखा, पैडल मारना सीखा, कई बार उसे चलाने में चोटें भी आई, आखिरकार आपको साइकिल चलाना आ गया। इसमें दोस्तों आप जब तक स्वयं साइकिल के साथ क्रिया नहीं करते तब तक आप उसे सीख नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सही बात है। अर्थात शिक्षण अधिगम का कार्य भी बिना क्रियाशील हुए संभव नहीं होता। जितनी अधिक क्रियाशीलता उतनी ही अधिक सीखने की प्रक्रिया सरल और रुचिपूर्ण होगी। किंतु ऐसा नहीं है कि स्वयं करके सीखने में गलतियां नहीं होती, जरूर होती है। गलतियों से घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सुधार के साथ हम उस कार्य को सीख ही जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि गतिविधि आधारित शिक्षण विधि की विशेषताओं को आपको बताना है। देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण विधि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो ये विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली, यह विधि छात्र को स्वयं करके सीखने, ठीक ना, लर्निंग बाय डूइंग का अवसर प्रदान करती है, जिससे छात्र ज्ञानार्जन करता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यह विधि छात्र को कार्य करने में इतना मग्न कर देती है कि उसे ज्ञानार्जन करते समय थकान का अनुभव भी नहीं होता है। तीसरा है कि यह विधि शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होती है। चौथा है कि इस विधि के द्वारा छात्र क्रियाशील होकर पाठ्य विषय में रुचि का अनुभव करता है। पांचवा दोस्तों, यह विधि छात्रों को अनेक वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाती है। छठा दोस्तों, यह विधि पाठ्य पुस्तकों को महत्व न देकर वस्तुओं के संग्रह, पर्यटन, अवलोकन और परीक्षण को महत्व देती है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या पुनर्बलन कौशल क्या है? शिक्षण में पुनर्बलन का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। देखिए, उद्दीपन कौशलों की गुणवत्ता पुनर्बलन में निहित है। पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने की क्रिया अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है। स्किनर के मत में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना या सिर हिलाने मात्र से ही बालक पुनर्बलित होता है। वास्तव में पुनर्बलन वह क्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के तुरंत बाद किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर प्राणी की प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों 2019 में आया हुआ कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभव की क्या भूमिका है, आपको ये बताना है। ठीक है ना।
देखिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को सिखाने के विविध अवसर उपलब्ध कराकर उनके अनुभव को समृद्ध करता है, क्योंकि अनुभव के समृद्ध होने पर ही सीखने की सफलता निर्भर है। सीखने की अवधि में तथा उसके पश्चात छात्रों द्वारा उस विषय से संबंधित प्राप्त अनुभव ही अधिगम अनुभव कहलाते हैं। सीखने का एक समान पर्यावरण परिस्थिति परिवेश उपलब्ध कराने पर भी एक ही कक्षा के दो छात्रों के अधिगम अनुभव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षक निम्न क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों को सिखाने के उपयुक्त अवसर प्रदान कर सकता है। देखिए दोस्तों, पहला जैसे आपका आता है पाठ पढ़वाना, दूसरा विषय संबंधी लिखित कार्य करवाना, तीसरा निरीक्षण करना मतलब चौथा आपका वर्गीकरण करना, पांचवा आपका तुलना करना है, छठा निष्कर्ष निकालना, सातवां वाद विवाद तर्क करना, आठवां आपका मौखिक प्रश्न पूछना। रुचिपूर्ण तरीके से आयोजित उपरोक्त क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों में अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम के रूप में ज्ञान बोध अनुप्रयोग कुशलताओं रुचियों मनोवृत्तियों तथा आदतों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय आपको लिखने हैं। तो दोस्तों पहला हो जाएगा आपका कि अध्यापक की भूमिका, दूसरा कि पाठ्यक्रम में सुधार, तीसरा अधिगम स्तर का निर्धारण, चौथा आपका शिक्षा में गुणात्मक सुधार। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है, आपको ये बताना है। तो दूरदर्शन जनसंचार का एक सशक्त एवं महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके महत्व अथवा शैक्षिक मूल्य को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपका क्या है कि दूरदर्शन द्वारा सूचना प्रदान करना अधिक प्रभावात्मक होता है, क्योंकि यह अच्छा प्रदर्शन प्रस्तुत करता है और कक्षा को श्रव्य दृश्य वस्तुएं प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अधिकांश छात्रों को उच्च स्तरीय कार्यक्रम के प्रसारण हेतु शिक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं। तीसरा दोस्तों शिक्षकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम के प्रसारण हेतु शिक्षक शिक्षा में पाठ प्रदर्शन के लिए इसका विशेष महत्व है। चौथा दोस्तों आपका साक्षरता कार्यक्रमों के प्रकार औद्योगिक श्रमिकों एवं किसानों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा कि जो छात्र विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं कर पाते, दूरदर्शन उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करता है। छठा पॉइंट दोस्तों यह पक्षपात रहित होता है। सातवां कि दूरदर्शन मनोरंजन और शैक्षणिक निर्देशात्मक दोनों का संयुक्त साधन होता है। आठवां कि दूरदर्शन घर और कक्षा में वास्तविक वातावरण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आप इसको बना के लिख सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आप संप्रेषण का अर्थ आपको स्पष्ट करना है कि संप्रेषण आपका क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रेषण का अर्थ मतलब इसका मीनिंग आप कम्युनिकेशन। देखिए सामान्यतः संदेशों एवं विचारों के आदान प्रदान को हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण वास्तविक अर्थ होता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना। जिस रूप और अर्थ में संप्रेषक चाहता है, संप्रेषक को आंग्ल भाषा में यह कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस आंग्ल भाषीय शब्द का निर्माण लैटिन कम्युनी ठीक दोस्तों कम्युनी से हुआ है। इसका अभिप्राय सामान्य विचारों भावनाओं सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है। इस प्रकार संप्रेषण शब्द सम और प्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का आशय भली प्रकार और प्रेषण का अर्थ होता है दोस्तों आपका भेजना, अर्थात संदेशों एवं सूचनाओं को भली प्रकार प्रेषित करना जिससे सामने वाला उस संदेश को यथावत भली प्रकार ग्रहण कर सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि संप्रेषण के प्रकार आपको बताने। देखिए प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को गत्यात्मक सक्रिय एवं जीवंत बनाने के लिए संप्रेषण की निरंतरता एवं अनवरतता आवश्यक होती है। सभी प्रकार के संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अभी सूचनाओं का संचार किया जाता है। कक्षा में शिक्षक पाठ्य वस्तु संबंधी तथ्यों व प्रत्ययों को शाब्दिक तथा अशाब्दिक आदि संप्रेषणों द्वारा शिक्षार्थी तक पहुंचाता है। शिक्षण में संप्रेषणों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला पॉइंट दोस्तों आपका शाब्दिक संप्रेषण है, वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह संप्रेषण मौखिक रूप में वाणी द्वारा तथा लिखित रूप में शब्दों संकेतों विचार भावनाओं आदि के द्वारा दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना। पहला आपका आता है मौखिक संप्रेषण मतलब ओरल कम्युनिकेशन। इस संप्रेषण में वाणी द्वारा तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें वार्ता परिचर्चा सामूहिक चर्चा
व्याख्या, कहानी, प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें संदेश देने वाला तथा संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही परस्पर आमने सामने रहते हैं। फिर दोस्तों बात आती है आपकी लिखित संप्रेषण या रिटन कम्युनिकेशन। इसमें संदेश देने वाला लिखित रूप से शब्दों या संकेतों के द्वारा इस प्रकार के से मतलब संदेश प्रदान करता है कि संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझ सके। दूसरा दोस्तों बिंदु आता है आपका अशाब्दिक संप्रेषण मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी संकेत, चक्षु संपर्क, मुख मुद्राओं एवं स्पर्श संपर्क आदि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पहला पॉइंट आता है आपका वाणी संप्रेषण। वाणी संप्रेषण में विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे छोटे समूह में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है। जैसे हाँ हाँ, हाँ हूँ कहना, सीटी बजाना, जोर से बोलना, चीखना, मुस्कुराना आदि। दूसरा दोस्तों मुख मुद्रा एवं चक्षु संपर्क। कक्षा में दोस्तों चक्षु संपर्क दोस्तों आई टू आई कॉन्टेक्ट के द्वारा शिक्षक अपने छात्रों की मन की स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। संवेगात्मक स्थिति की अभिव्यक्तियों में छात्रों की मुख मुद्राएं अहम भूमिका निभाती हैं। मुख मुद्राओं के माध्यम से प्रसन्नता, भय, क्रोध, शोक तथा आश्चर्य आदि का संप्रेषण आसानी से किया जा सकता है। फिर दोस्तों तीसरा आता है आपका स्पर्श संपर्क। इसमें स्पर्श को ही प्रमुख माध्यम बनाया जाता है। स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। प्रशंसा की शाबाशी, प्यार का एक चुंबन अपने आप ही बहुत सी भावनाओं, संवेदनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। आवश्यकता एवं महत्व, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस। देखिए शिक्षण की सभी प्रक्रियाएं विभिन्न प्रकार से ज्ञान, बोध एवं समझ विकसित करने के लिए की जाती है। अतः ज्ञान की संरचना शिक्षण के स्रोत में एक महत्वपूर्ण संरचना है। इस प्रकार की शिक्षण प्रणाली में शिक्षक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय रहकर अंतः प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में संचार माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक के द्वारा पाठ के प्रस्तुतिकरण के समय प्रशिक्षु या बालकों के समक्ष पाठगत विषय उपस्थित किया जाता है। उद्देश्य कथन के समाप्त हो जाने के पश्चात बालक का ध्यान नए पाठ पर किस प्रकार केंद्रित हो, नए ज्ञान से किस प्रकार परिचित कराया जाए, यह समस्या शिक्षक के सामने आती है। वास्तव में उत्सुकता बढ़ाने का काम शिक्षक ही भली भांति प्रकार से करता है, इसलिए हमें संप्रेषण कौशल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि पाठ्य पुस्तक को स्वाभाविक तथा तार्किक रूप से व्यवस्थित करना शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है। पाठ्य वस्तु के विभिन्न सोपान इस प्रकार बनाने चाहिए कि उनकी तारतम्यता पर कोई प्रभाव न पड़े। आगे आने वाले सोपानों का अभ्यास पहले सोपान से ही मिले। विभिन्न सोपानों को स्पष्टीकरण के पश्चात पुनः संवेद कर दिया जाता है ताकि पाठ को संपूर्ण रूप से ग्रहण करने में विद्यार्थियों को सहायता मिले। पाठ के विभाजन के संबंध में किसी विद्वान ने कहा है क्या कहा विद्वान ने कि यह विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि प्रत्येक सोपान स्वयं में पूर्ण इकाई और साथ साथ आगे आने वाले सोपान से संबंधित हो, अर्थात प्रत्येक सोपान अपने पूर्व के सोपान से उत्पन्न हुआ प्रतीत हो। ठीक दोस्तों, एक अच्छे संप्रेषण से श्रेष्ठ शिक्षण की अपेक्षा की जाती है, अधिगम से इसका सीधा संबंध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके आपको बताने। पहला दोस्तों विद्यार्थियों को पहुंचाए जाने वाली विषय वस्तु के ऊपर शिक्षक का पूर्ण अधिकार होना तथा उसके द्वारा आधुनिक जानकारी का होना। दूसरा दोस्तों की श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री बहुमाध्यम तथा संप्रेषण के माध्यमों के उपयुक्त प्रयोग में निपुणता। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों की कहानी शिक्षण में कुशल शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते कौन कौन सी बातें। पहला दोस्तों आता है कहानी सरल, स्पष्ट व रोचक होनी चाहिए। कहानी बच्चों को शारीरिक तथा मानसिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए चुनी जाए। तीसरा दोस्तों कहानी सुनाते समय शिक्षक को अपने चेहरे तथा आवाज में वही हाव भाव व उतार चढ़ाव रखने चाहिए जो कहानी में निहित हो। चौथा दोस्तों कहानी की भाषा सरल तथा बच्चों को ग्राह्य होनी चाहिए। पांचवा दोस्तों हमारा बिंदु है कि शिक्षक को कहानी का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए और कहानी को रटे हुए रूप में नहीं सुनानी चाहिए। छठा बिंदु है कि कहानी की कल्पना का रूप देकर इस रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए कि कहानी रोचक होने के साथ ही साथ सत्यता को न समाप्त कर दें। अगला बिंदु दोस्तों कहानी समय तथा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए। फिर ऐसे आप बना कर लिख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ज्यादा परेशान आपको नहीं होना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों की सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व को बता रहे हैं आपको। तो चलिए दोस्तों इसकी आवश्यकता और महत्व को देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार से अभ्यास की प्रक्रिया है
चूंकि इसमें छात्र थोड़े से छात्रों को 10 मिनट तक छोटा सा पाठ पढ़ाता है। पाठ खत्म होने के बाद छात्र अपने पर्यवेक्षक से विचार विमर्श करता है। थोड़े से अभ्यास के बाद छात्राध्यापक अपने पाठ के संबंध में अपने पर्यवेक्षक के सुझाए गए आधार पर पाठन करता है, मूल्यांकन करता है और अपने एक अच्छा शिक्षण को अच्छा बनाता है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया द्वारा छात्र अध्यापकों को वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। परंपरागत शिक्षण को सरल बनाकर छात्रों को समझाया जाता है। इसकी आवश्यकता इस बात में निहित थी कि यह सीमित समय के संसाधनों में शिक्षण कार्य का अनुभव देता है और एक एक कौशल को क्रमशः सीखते हुए शिक्षण कला में दक्ष बनाता है। इस शिक्षण द्वारा सबसे बड़ा लाभ यह है कि छात्र पढ़ाने के बाद स्वयं शीघ्र पर्यवेक्षकों की सलाह पर अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करते हैं और सुधार करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की मूलभूत बात यह है कि शिक्षण जैसे व्यापक संप्रत्य को छोटे छोटे भागों में समझाया जाए, धीरे धीरे संपूर्णता की ओर बढ़ा जाए, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावी और उसमें गुणवत्ता हो। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं देख लेते हैं जल्दी से कि सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ योजना, माइक्रो लेसन प्लान एवं शिक्षण के लिए छात्राध्यापक और विषय वस्तु की एक छोटी इकाई को तैयार करना पड़ता है। दूसरा दोस्तों पॉइंट हमारा कि सूक्ष्म पाठ की विषय वस्तु एक ही संप्रत्यय तक सीमित होती है। तीसरा पॉइंट है छात्राध्यापक 5-10 छात्रों की कक्षा में अध्यापन करता है। चौथा पॉइंट दोस्तों हमारा रहा कि यह छात्र वास्तविक छात्र स्टूडेंट्स होते हैं और वास्तविक छात्र न मिलने पर छात्राध्यापकों से छात्रों की भूमिका निर्वाह कराई जाती है। पांचवा बिंदु सूक्ष्म पाठ 5 से 10 मिनट का होता है। छठा बिंदु सूक्ष्म शिक्षण विधि द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्राध्यापक को किसी अन्य प्रशिक्षण महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सातवां पॉइंट है कि पाठ देते समय छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या नहीं रहती। आठवां है कि छात्राध्यापक का पूर्ण ध्यान एवं प्रयास एक पाठ में एक ही शिक्षण कौशल पर केंद्रित होता है। तो दोस्तों बाकी के आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, फिर से बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कौशलों के एकीकरण का क्या अर्थ है? कक्षा शिक्षण में इनकी उपयोगिता बताने हैं। देखिए, शिक्षण कौशलों के समन्वय का अर्थ, किसी भी पाठ के शिक्षण में कौशलों के समन्वय का अभिप्राय शिक्षक, ठीक है ना, शिक्षण पाठ योजना समस्त कौशलों को सम्मिलित करना नहीं है, बल्कि आवश्यकता अनुसार अथवा पाठ की विषय वस्तु और शिक्षण बिंदु की मांग के अनुसार कौशलों का प्रयोग करना है। क्योंकि कौशलों की संख्या अधिक है और सभी कौशलों का प्रयोग करना एक साथ संभव नहीं है, इसलिए कौशलों का विभाजन किया है जिससे शिक्षक आसानी से शिक्षण में विषय वस्तु के अनुरूप कौशलों का प्रयोग कर सके। देखिए, शिक्षण कौशल के समन्वय की परिभाषा, चलिए इसको देखते दोस्तों। पहला कि बाल मुकुंद शाह के अनुसार क्या है कि समन्वय को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है, कौशलों का समन्वय शिक्षण में बालकों को उनके अनुभव के स्तर के अनुसार प्रयोग करके अतिरिक्त कुछ नहीं है, प्रयोग करने के अतिरिक्त मतलब। दूसरा दोस्तों डम विल के अनुसार क्या है, डम विल ने समन्वय के विषय में लिखा है, एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल में समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षण कौशलों का समन्वय शिक्षण की उस योग्यता का द्योतक है जिसके अनुसार शिक्षण कौशलों का प्रयोग शिक्षण में करता है तथा शिक्षण को प्रभावी बनाता है। शिक्षण कौशलों के समन्वय का उद्देश्य, चलिए इसके उद्देश्य को दोस्तों देखते हैं। पहला बिंदु दोस्तों की उत्तम अधिगम हेतु बृहद शिक्षण में एक से अधिक शिक्षण कौशलों का प्रयोग करने में दक्ष बनना। दूसरा है शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग करना। तीसरा, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग में अर्जित कौशलों का प्रयोग बृहद शिक्षण में करना चाहिए। चौथा है कि उत्तम शिक्षण हेतु समन्वय करना। पांचवा है कि छात्रों के स्तर के अनुरूप कौशलों का प्रयोग करने में कुशलता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को समझाना है। चलिए दोस्तों, यह ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं कि देखिए, वय वर्ग, ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करके मौलिक अधिकार की श्रेणी में लगाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनेकों प्रयासों से नामांकन व ठहराव में तो पर्याप्त वृद्धि हुई है, परंतु विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से छात्रों का अपेक्षित उपलब्धि स्तर अत्यंत चिंताजनक है। अतः इसके लिए यह आवश्यक समझा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सीखने के कुछ ऐसे स्तर या दक्षताएं निर्धारित किए जाएं जिन्हें प्रत्येक विद्यार्थी उस स्तर तक अवश्य जाने, सीखे व समझे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया है कि कोई बच्चा चाहे गांव में पढ़े या शहर में विद्यालय में हो अथवा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में, सरकारी विद्यालय में शिक्षा पाए या गैर सरकारी, सभी के लिए दोस्तों जितना जानना है और समझना जरूरी है इसका भी निर्धारण कर लिया जाए। दूसरे शब्दों में स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए सीखने के न्यूनतम स्तर निर्धारित किए गए हैं जिससे सभी छात्र निर्धारित दक्षताओं को प्राप्ति कर सके।
इसे दोस्तों हम बोलते हैं न्यूनतम स्तर निर्धारित किए जाने से सभी छात्र निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त कर सके। इसे न्यूनतम अधिकतम स्तरीय मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एमलेल कहा जाता है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में इस अनिवार्य अधिगम स्तर को दोस्तों एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग मतलब ELL कहा गया। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है 1 नंबर में, इसको ध्यान रखिएगा। न्यूनतम अधिगम स्तर के निर्धारण हेतु 1990 में गठित द्रव्य समिति द्वारा प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 5 तक भाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन हेतु अधिगम के न्यूनतम अपेक्षित अधिगम स्तरों का निर्धारण किया गया, जिन्हें उस कक्षा के अंत तक प्रत्येक छात्र प्राप्त कर ले। फिर दोस्तों बात करेंगे अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ क्या है आखिर इसका। अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से मिलकर हुई है। अपेक्षित निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति की आशा अपेक्षा की जाए। इसका संबंध दक्षताओं के उस अंत से है जो निर्धारित कक्षा के शिक्षार्थियों को निश्चित समय में अर्जित कर लेना है। दक्षता का अर्थ किसी कार्य विशेष को कुशलता पूर्वक कर लेने की क्षमता से है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा है कि अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। आप इस कथन को कहां तक सहमत है और इसके कारण को स्पष्ट करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में बहुत ही आराम से बनाकर लिख सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों क्वेश्चन आए तो अगर आपको याद नहीं है तो आप बनाकर लिखेंगे, छोड़कर नहीं आना है कभी क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखिए पहले समझिए, शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। श्यामपट्ट के अभाव में कक्षा कक्ष को पूर्ण रूप प्रदान नहीं किया जाता, क्योंकि इसके प्रयोग की शिक्षक को कदम कदम पर आवश्यकता होती है। शिक्षण में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का समाधान या अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु श्यामपट्ट की आवश्यकता पड़ती है। श्यामपट्ट के माध्यम से प्राप्त ज्ञान स्थायी और प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रिया, श्रवणेंद्रिया तथा नेत्रेंद्रिया दोनों मिलकर अर्जन मतलब ज्ञानार्जन का प्रयास करती है तथा स्थायी ज्ञान प्राप्त करती है। श्यामपट्ट का प्रयोग प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, जिससे उनके द्वारा स्थापित साधारणीकरण की प्रक्रिया कक्षा में मजबूत हो तथा शिक्षक और छात्रों के संबंध में नजदीकी आती है। श्यामपट्ट की उपयोगिता या यूटिलिटी ऑफ ब्लैक बोर्ड। श्यामपट्ट की उपयोगिता शिक्षण में परम आवश्यक मानी जाती है। इसके प्रयोग से कक्षा में अनुशासन, स्थायी ज्ञान तथा समस्याओं का निराकरण आसानी से हो जाता है। शिक्षण में श्यामपट्ट की उपयोगिता निम्न बिंदुओं के अंतर्गत दृष्टिगोचर है। पहला दोस्तों बिंदु क्या आपका कि श्यामपट्ट के प्रयोग से शिक्षक बालक की श्रवणेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने में किया जाता है तथा अतः श्यामपट्ट में दिया जाने वाला ज्ञान अधिक दृढ़ता से स्मरण वाला होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा बिंदु है कि श्यामपट्ट द्वारा कठिन स्थलों की व्याख्या चित्र बनाकर, रेखा चित्र अंकित करके, मानचित्र बनाकर या कठिन शब्द लिखकर की जा सकती है। तीसरा है कि पाठ्य वस्तु में आने वाले मुख्य शब्द या मुख्य बिंदु को श्यामपट्ट पर लिख देता है, जिससे छात्रों का ध्यान उधर ही आकर्षित हो जाता है, उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है। फिर दोस्तों चौथा बिंदु है कि श्यामपट्ट द्वारा संपूर्ण कक्षा को एक साथ गृह कार्य, उदाहरण तथा अन्य सामग्री एक साथ दी जाती है। पांचवा बिंदु दोस्तों कि श्यामपट्ट द्वारा छात्रों का मूल्यांकन आसानी से किया जाता है। छठा बिंदु कि श्यामपट्ट पर छोटे छोटे बच्चों को सारांश लिखकर बताया जाता है, जिससे छात्रों का ज्ञान दृढ़ होता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्यामपट्ट लेखन करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 2019 में पेपर में भी आया, तो ध्यान से समझिए कि कैसे इसका उत्तर को आप पेपर में लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। देखिए पहले श्यामपट्ट पर जो लेख लिखा जाए वह शुद्ध होना चाहिए, सरल तथा स्पष्ट होना चाहिए, जो सुगमता से पढ़ा जा सके। दूसरा बिंदु दोस्तों श्यामपट्ट पर बने अक्षर सुडौल तथा अच्छे होने चाहिए। तीसरा बिंदु श्यामपट्ट पर लिखते समय शब्दों और पंक्तियों में निश्चित दूरी का अंतर रखना चाहिए। चौथा पॉइंट कि श्यामपट्ट पर रेखा चित्र इस प्रकार बनाया जाए जिससे संपूर्ण कक्षा के छात्र आसानी से देख सके। पांचवा बिंदु कि श्यामपट्ट पर लिखने की गति धीमी होनी चाहिए। छठा है कि श्यामपट्ट पर बहुत देर तक नहीं लिखना चाहिए। सातवां बिंदु कि श्यामपट्ट पर कार्य करते समय शिक्षक की पीठ छात्रों की तरफ ना हो, वह इस प्रकार से श्यामपट्ट पर कार्य करे जिससे कक्षा निरीक्षण भी आसानी से होता रहे। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो कभी कभी बच्चे अपनी मस्ती करने लगते हैं, ये सब बात कही गई, उसके बाद आप बना के लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। क्या होता है ये देखिए, जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी की चिकित्सा हेतु विभिन्न प्रकार की जांच आदि करके उपचार करता है, उसी प्रकार एक कुशल शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रविधियों, परीक्षणों, निरीक्षण व वार्तालाप के आधार पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े व कमजोर बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं और फिर उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनकी कठिनाइयों त्रुटियों को दूर करके उनके सीखने की क्षमता में वृद्धि करते हैं तथा उन्हें सामान्य बालकों के स्तर पर लाने का प्रयास भी करते हैं। देखिए उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस शिक्षण से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की कमियों, दुर्बलताओं व अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। उनकी दुर्बलताओं को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिससे उनकी
विशिष्ट कठिनाइयों को, दुर्बलता व बुरी आदतों व नकारात्मक मनोवृत्तियों को दूर करके सीखने के दूषित प्रभावों को नष्ट किया जा सकता है और गलत ढंग से सीखी हुई बातों में सुधार किया जा सकता है। इसके विकासात्मक रूप द्वारा छात्रों की सीखी हुई दक्षताओं, कुशलताओं को और उत्कृष्टता प्रदान की जा सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तम शिक्षक की क्या विशेषता है, आपको ये बताना है। देखिए कि शिक्षण वह साधन है जिसके माध्यम से बालक का विकास इस प्रकार किया जाता है कि बालक में परिस्थितियों से लड़ने एवं वातावरण में समायोजित होने की क्षमता आ जाए। जो क्रिया अपने लक्ष्य को जितने ही सरल एवं अच्छे ढंग से प्राप्त कर लेती है वह उतनी ही उत्तम मानी जाती है। शिक्षण एक साधन अथवा क्रिया है, इसलिए इसकी भी अच्छाई और बुराई अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम्मिलित होती है। दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ क्या है विशेषता है, इनका विवरण देखते हैं कि शिक्षण सुनियोजित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सीधे देखते हैं कि डॉक्टर भाटिया ने क्या लिखा है। गुड टीचिंग इज अ प्लान केयरफुली इन एडवांस बट इज नॉट रिगिड, द प्लेन इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल इनफ टू मेक अलाउंसेस फॉर द चेंजेस। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है आपका कि इसका विवरण कि शिक्षक जो शिक्षण है सुझात्मक होता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है, देखिए इसमें बाद फिर आपके डॉक्टर भाटिया ने क्या लिखा है। देखिए क्या होता है ना, आप 2 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा नहीं लिखना है, आपको समझ के लिखना है, दिमाग से लिखना है, तो आप पेपर में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि टाइम आपका 2 घंटा ही मिलता है पेपर में, तो आप दोस्तों 2 घंटे में 50 नंबर का पेपर भी करना होता है, तो उसको समझना होगा आपको। डॉक्टर भाटिया ने क्या लिखा, अ गुड टीचर सजेस्ट रेदर देन डिकेट्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा बिंदु, शिक्षण दया एवं सहानुभूति पूर्ण होता है। तो इस बार दोस्तों देखते हैं, इस बार ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको दोस्तों आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा है कि सफल शिक्षक के लिए हमें परम आवश्यक होता है कि वह दया एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार छात्रों के साथ करें, क्योंकि छात्रों की जो मूल समस्याएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो सकेंगी तथा अध्यापकों द्वारा इन समस्याओं को जानने के बाद उनका समाधान किया जाएगा तथा छात्रों को उत्तम ज्ञान तो प्राप्त होता ही, लेकिन इसके अतिरिक्त उनमें कोई ग्रंथि पैदा नहीं होती। चौथा पॉइंट दोस्तों था अच्छा शिक्षण, जो शिक्षण होता है प्रेरणादायक होता है। ठीक है, इसको बढ़िया बना के लिख सकते हैं आप लोग। पांचवा बिंदु है अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। फिर छठा बिंदु दोस्तों शिक्षण प्रजातंत्री होनी चाहिए। सातवां बिंदु दोस्तों हमारे क्या है, शिक्षण प्रगतिशील होनी चाहिए। आठवां बिंदु दोस्तों क्या है आपका, शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए। नौवां बिंदु दोस्तों की शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होना चाहिए। फिर दोस्तों 10वां बिंदु देखते हैं, अच्छे शिक्षण में सहयोग की भावना होती है। 11वां, अच्छे शिक्षण के छात्रों के लिए पूर्व अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। 12वां नंबर दोस्तों अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होता है। 13वां पॉइंट है कि अच्छे शिक्षण में बालकों की कठिनाइयों का निदान किया जाता है। 14वां बिंदु अच्छा शिक्षण बालकों में आत्मविश्वास पैदा करता है। 15वां बिंदु अच्छा शिक्षण बालक व मस्तिष्क को स्वतंत्रता प्रदान करता है। 16वां पॉइंट है दोस्तों की अच्छे शिक्षण में बालकों के ज्ञान का उचित मूल्यांकन करता है। ठीक ना, अच्छे शिक्षण में बालकों के ज्ञान का उचित मूल्यांकन भी होता है। देखिए दोस्तों सारांशतः अच्छे शिक्षण के विषय में योकम तथा सिम्पसन ने लिखा क्या है, इसको देखिए। कुशल नियंत्रण एक ऐसी यात्रा है जो अनुभव के बिंब में की जाती है, जिसमें शिक्षक यात्रा का संयोजक होता है। यात्रा की सफलता भावी प्रदर्शन पर आश्रित होती है और मार्ग प्रदर्शन की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है। सबसे प्रथम उसकी आवश्यकता यात्रा का उद्देश्य निश्चित करना तथा योजना बनाने में पड़ती है। दूसरा दोस्तों यात्रा की साधन सामग्री जुटाने में। तीसरा बालकों की रुचि आकर्षित करने वाले स्थानों की ओर संकेत करने में। चौथा दोस्तों बिंदु क्या है, इन वस्तुओं को बालक के लिए सार्थक बनाने में। पांचवा दोस्तों है कि यात्रियों के आराम एवं सुविधा की ओर ध्यान में। और अंत में स्थानुभाव में मूल्यांकन करने में, जिससे कि वे उसी प्रकार की यात्रा को करने में पुनः पथ पर रहें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, शिक्षण में खेल प्रवृत्ति का महत्व आपको बताना है। क्या है भाई खेल प्रवृत्ति का महत्व। बालक स्वाभाविक रूप से खेलने में रुचि लेते हैं, वे खेल के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की प्रवृत्तियों को प्रकट करते हैं। बालक खेलने में विशेष रुचि लेते हैं। बालक के जीवन में खेल का विशेष महत्व होता है और बालकों के जीवन में खेल का इतना महत्व होने के कारण बालकों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार भी किया गया। तो खेल की परिभाषा दोस्तों म्यूलिक के अनुसार क्या, इसको देखते हैं। जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। विद्यालय में खेल का महत्व देखते हैं दोस्तों, खेलों के द्वारा बालकों में कुशलता का विकास किया जा सकता है। खेलों के द्वारा छात्र अपनी कुशलता संबंधी गुणों का परिमार्जन कर सकते हैं। खेल सामाजिक भावना का विकास करती है। खेल बालकों का बौद्धिक विकास करते हैं। खेल बालकों के अनुभव में वृद्धि करते हैं।
क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, खेलों के द्वारा ही संभव होता है। 7वां बिंदु, खेलों के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास भी होता है। खेलों के द्वारा बालकों में सहयोग की भावना जागृत होती है। दोस्तों ऐसे आप बनाकर बढ़िया से लिख सकते हैं, इसको लेकर आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या था आपका कि बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ आपको स्पष्ट करना। देखिए 2019 में प्रश्न है। देखिए बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर उनकी व्यक्तिगत रुचियों, ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण का कार्य करता है, जिससे के परिणाम स्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं तथा अनुशासन बना रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका क्या, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर आपको स्पष्ट करना है। शिक्षा में निदान का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा शिक्षा संबंधी कमजोरियों तथा कठिनाइयों के मूल कारण और प्रकृति का निर्णय लिया जाता है। विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया में शैक्षणिक निदान और इन कठिनाइयों को दूर करते हेतु शिक्षण करने को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। योकम एवं सिप्सन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुणों का उल्लेख आपको करना है। अच्छी प्रस्तावना के गुण, प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। प्रस्तावना निकलवाने के प्रयोग में लाइव युक्तियां विषय वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए। प्रस्तावना छात्रों में उत्साह एवं रुचि तथा पाठ को प्रेरणात्मक रूप देने में सक्षम हो। प्रस्तावना शिक्षक को उत्साह एवं पूर्ण जागृति के साथ करनी चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि समूह चर्चा विधि के लाभ आपको बताना है। तो दोस्तों समूह चर्चा विधि के लाभ चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस विधि से छात्रों के समूह में आमने सामने बैठाकर निश्चित विषय वस्तु पर विचार विमर्श किया जाता है। दूसरा दोस्तों पॉइंट है कि समूह चर्चा सीखने का सशक्त और सक्रिय तरीका है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा शिक्षण के उद्देश्यों का हमें वर्णन करना है कि क्या उद्देश्य है, क्या ये देखते हैं। पहला दोस्तों कि शिक्षण का प्रथम उद्देश्य शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व, क्षमताओं, योग्यताओं व कुशलताओं का अधिकतम विकास करना है। दूसरा दोस्तों बिंदु के शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे वे पढ़ने व अन्य कार्यों में रुचि ले सकें। तीसरा दोस्तों पॉइंट है कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना चाहिए। चौथा कि छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को उचित दिशा देना व उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना जिससे वे समाज, देश व विश्व कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। जीविकोपार्जन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है, अतः छात्रों को स्वावलंबी बनाना व उनमें व्यावसायिक दक्षता पैदा करना भी शिक्षण का उद्देश्य है। छठा पॉइंट है दोस्तों कि छात्रों में नेतृत्व क्षमता तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विकास करना। सातवां पॉइंट है दोस्तों कि छात्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता व अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाना। आठवां बिंदु दोस्तों कि छात्रों का मार्गदर्शन करना क्योंकि उचित समय पर प्राप्त मार्गदर्शन सफलता दिलाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, शिक्षण के प्रेरणा सिद्धांत का हमें वर्णन करना है। क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं। पहला दोस्तों मानव स्वभाव है प्रशंसा से खुश और आलोचना से मायूस होना। आप सभी ने जब परीक्षा में अच्छे अंक लाए होंगे तो गुरुजनों, माता पिता व द्वारा आपको शाबाशी दी गई होगी। प्रशंसा पाकर आपने और अच्छा प्रदर्शन या मेहनत करने की ठानी होगी और उसमें सफल भी हुए होंगे। यह प्रशंसा शाबाशी क्या है, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरणा कहते हैं। केली महोदय का कहना है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होना चाहिए। देखिए दोस्तों आपके प्रेरणा के तरीके कैसे होते हैं, 2 तरह के, एक शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक। शाब्दिक में दोस्तों शाबाशी होती है, अच्छा होता है, उत्तम होता है। अशाब्दिक में दंड होता है, पुरस्कार होता है। देखिए वास्तव में प्रेरणा वह प्रक्रिया जो समस्त प्रकार के अधिगम शिक्षण को प्रारंभ करती है, जारी रखती है और पूरा होने तक चलती रहती है। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिकर बनाए ताकि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके। एक बार प्रेरित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और इसी में शिक्षण की सफलता निहित होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण प्रविधि को परिभाषित आपको करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी परिभाषा है। सबसे थ्रिंक के शब्दों में शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा, साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वे इसे कैसे करें। MP माफेट के अनुसार शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्यापन, ठीक ना, अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों से होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, विवरण विधि से आपका क्या अभिप्राय है। विवरण विधि से शिक्षण करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको बताना है। तो विवरण विधि दोस्तों देखेंगे हम लोग। देखिए विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से है।
शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है, इसलिए इसे हम कथन विधि कहते हैं। इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, ताजमहल आदि के बारे में बताना। ठीक है ना, कि वे कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी। अब दोस्तों बात करेंगे कि विवरण विधि से शिक्षण करते समय कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए। जैसे विवरण विषय वस्तु से संबंध हो, विवरण सरल व स्पष्ट होना चाहिए, विवरण चित्र, मॉडल, श्यामपट्ट के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिए, विवरण अत्यधिक रूप से बड़ा ना हो, खंडों में प्रस्तुत होना चाहिए, विवरण छात्र स्तर के अनुकूल होना चाहिए। विवरण के अंत में एक दो प्रश्न पूछकर छात्रों के अधिगम स्तर का भी हमें पता लगाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों की वर्णन विधि शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली प्रविधि है, समझा रहे हैं आपको। देखिए, वर्णन विधि क्या है। शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस विधि में हालांकि शिक्षक की ज्यादा सक्रिय रहता है, किंतु यह यदि रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रियता से भाग लेते हैं और संप्रेषण प्रभावित हो जाता है। देखिए दोस्तों, वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के तरीके निम्नवत है आपके। पहला दोस्तों देखिए, चित्र, मॉडलों द्वारा, भ्रमण द्वारा, करके प्रयोग के द्वारा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। वर्णन विधि में विषय वस्तु व्यापक ढंग से प्रस्तुत की जाती है, यानी वर्णन में सांपुंग चित्रण होता है। यह मौखिक, लिखित दोनों तरह से किया जाता है। विवरण के आगे की स्थिति वर्णन होती है, इसका स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है। देखिए दोस्तों, बात करेंगे इस विधि, ठीक है ना, शिक्षण करते समय शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला दोस्तों क्या है कि वर्णन विषय वस्तु से संबंध हो, वर्णन की भाषा शैली सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, वर्णन समग्र रूप में किया जाए, वर्णन क्रमबद्ध और आवश्यकता अनुसार हो, वर्णन स्तरानुकूल हो। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा आपका कि व्याख्या विधि पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप अपने आप से बनाकर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप याद नहीं तो आप पेपर में लिख कर आएंगे, ऐसा ना रहे कि आप छोड़ के आना है। तो व्याख्या विधि में दोस्तों क्या होता है कि किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर जटिल विषयों को समझाने के लिए तथा उच्च स्तर पर किया जाता है। तो दोस्तों देखेंगे, व्याख्या विधि को रुचिकर व उपादेय बनाया जा सकता है यदि व्याख्यान से पहले उद्देश्य का निश्चय कर लेना चाहिए, व्याख्यान स्तरानुकूल हो, व्याख्यान सरल व स्पष्ट भाग में हो, व्याख्यान देने के बाद शिक्षक रुचिपूर्ण प्रश्न पूछकर ज्ञात करे कि सीखने की क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को चित्र, मॉडलों, उदाहरणों एवं तुलना के तरीकों का समावेश करना चाहिए। व्याख्यान नीति से पढ़ाते समय विषय की मूलभूत बातों को बताकर विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन चीजों को जानने समझने की ओर प्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत प्रश्नोत्तर प्रविधि का औचित्य निर्धारित कीजिए। तो दोस्तों प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या है, इसको देखिए। जिज्ञासा मानव स्वभाव की पहचान है। सदियों से मानव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नित्य नए प्रयोग किए और आविष्कारों से ज्ञान जगत को समृद्ध किया। जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का मूल रूप है। शिक्षण कार्य की शुरुआत प्रश्न विधि से की जाए तो शिक्षक अपनी समस्त शिक्षण योजना को नियोजित स्वरूप दे सकता है। देखिए, पार्कर का क्या मानना है कि प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वास्तव में इस प्रविधि का जन्मदाता सुकरात को कहा जाता है। उन्होंने इसके 3 सोपान बताए। पहला दोस्तों आपका देखिए, निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या, प्रश्नोत्तर विधि से आप क्या समझते हैं। प्रश्न पूछने के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। क्या होता है भाई, प्रश्न कोई आपसे क्यों पूछता है, इसको देखते हैं। तो सुकरात के समय से चली आने वाली यह एक प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति के 3 सोपान है। पहला दोस्तों, प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना, उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो सके तथा छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना। इसमें आवश्यकता अनुसार निम्न स्तर, मध्यम स्तर व उच्च स्तर के प्रश्न प्रयोग किए जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसकी विशेषताएं क्या, इसको देखते हैं पहले कि इस विधि के प्रयोग करने से छात्र सक्रिय रहते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, छात्र नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रति उत्सुक रहते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि से पाठ के विकास में सहायता मिलती है। छात्रों में विचार करने एवं चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। अब प्रश्न पूछने के उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए, पहला होता है प्रेरित करना, रुचियों, अभिरुचियों तथा योग्यताओं का पता लगाना, अर्जित ज्ञान व नवीन ज्ञान से संबंध जोड़ना, समस्याओं को उत्पन्न करना व निवारण करना, क्रियाशीलता हेतु बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक ज्ञान का पता लगाना, ध्यान केंद्रित करना, बालक के अर्जित ज्ञान को अग्रसर कर नई दिशा प्रदान करना,
ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु बच्चों में सजगता लाना तथा उनकी अभिव्यंजनात्मक शक्ति का पता लगाना। फिर अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो अच्छे प्रश्न की विशेषताएं, प्रश्नीकरण कौशल शिक्षण की केंद्र बिंदु है, इसके प्रयोग तथा संरचना पर शिक्षण निर्भर करता है, इसलिए बनाते समय हमें इसी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उत्तम, सरल, उपयुक्त एवं अशुद्धता रहित होने चाहिए। अच्छे प्रश्नों के निम्न विशेष तथ्य होते हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट दोस्तों आपका क्या है, प्रश्न का आकार ना तो अधिक छोटा और ना ही अधिक बड़ा, क्योंकि अधिक बड़ा प्रश्न छात्रों की समझ में नहीं आता तथा याद रखने में भी परेशानी होती है। दूसरा दोस्तों, प्रश्न की भाषा एक ही होनी चाहिए। तीसरा बिंदु, एक प्रश्न में एक ही प्रश्न पूछना उपयुक्त है, दो या दो से अधिक प्रश्न पूछने से भ्रमित होने की स्थिति बनती है। चौथा बिंदु दोस्तों, प्रश्न की भाषा सहज तथा समझ में आने योग्य होनी चाहिए। पांचवा, प्रश्न सार्थक होना चाहिए जिसका एक निश्चित अर्थ और अंतर हो। छठा बिंदु, प्रश्न प्रेरणात्मक तथा खोजपूर्ण होने चाहिए जिससे बालक अपने मस्तिष्क की पूर्ण कसरत करके प्रश्न का उत्तर दे सके। सातवां बिंदु दोस्तों, प्रश्न छात्रों की आयु और संबंधित विषय के आधार पर होना चाहिए। आठवां, प्रश्न वह उत्तम माने जाते हैं जिसके उत्तर संक्षिप्त एवं केंद्रित होने चाहिए। ठीक दोस्तों, बस 8 पॉइंट आप लिख लेंगे सफिशियंट होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मतलब इसमें एक चीज और है भी हमारा कि उत्तर निकलवाने की विधि क्या होती है, आंसरिंग। उत्तर निकलवाने के लिए दोस्तों हम एक शिक्षक को सूझबूझ से काम लेना चाहिए जिससे छात्र आसानी से जवाब दे सकें। चलिए दोस्तों कुछ बातों को हम ध्यान में देते हैं। पहला बिंदु, शिक्षक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए स्पष्ट नाम से छात्र को पहले बुलाना चाहिए। जाति, वर्ग, काली पैंट, सफेद शर्ट आदि करके संबोधन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप लोग होटल में जाते हैं तो कहते हैं छोटू ऐसा वैसा, नहीं, उसके बच्चे का नाम लेना चाहिए। तो ये बहुत ही सही चीज है दोस्तों, ये चीज आप समझ जाइए आप भी। दूसरा बिंदु, छात्रों से पूछते समय शिक्षक को अपने हाव भाव कुल प्रश्न के उत्तर के उपयुक्त रखने चाहिए। तीसरा बिंदु, एक समय में एक ही छात्र से पूछना चाहिए जिससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है। चौथा बिंदु, सही उत्तर मिलने पर शिक्षक को चाहिए कि वह सकारात्मक पुनर्वलन प्रदान किया जाए। पांचवा दोस्तों बिंदु हमारा क्या, उसको देखते हैं हम लोग कि पांचवा पॉइंट है कि शिक्षक द्वारा उस छात्र को नकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए जो गलत उत्तर देते हैं। छठा बिंदु दोस्तों, शिक्षक को प्रश्न का उत्तर धैर्यपूर्वक ढंग से सुनना चाहिए जिससे छात्र को ज्ञान की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो। सातवां बिंदु की शिक्षक को ऐसे छात्रों को प्रेरित करना चाहिए जो प्रश्न उत्तर देते समय झिझकते हैं या उत्तर आते हुए भी कक्षा में नहीं बोल पाते। आठवां बिंदु दोस्तों, शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न का उत्तर निश्चित वाक्य के रूप में लेना चाहिए। ठीक है ना, इतना काफी होगा दोस्तों, आप लोग आगे बनाकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि की उपयोगिता आपको बताना है। क्या होती है भाई इसकी, चलिए उपयोगिता देखते सीधे। छात्र सक्रिय हो जाते हैं तथा उनमें नए ज्ञान के प्रति उत्सुकता जागृत होती है। दूसरा कि छात्रों में विचार तथा चिंतन की शक्ति विकसित होती है। तीसरा बिंदु, छात्रों की विशिष्ट समस्याओं तथा कठिनाइयों का ज्ञान हो जाता है। चौथा कि छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच होती है। पांचवा, छात्रों को अपने ज्ञान का प्रयोग और प्रदर्शन का अवसर मिलता है। छठा बिंदु दोस्तों, छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक अच्छे प्रश्नकर्ता के रूप में किसी अध्यापक द्वारा अपनाई जाने वाली किन्हीं दो सावधानियों का वर्णन करना है। तो दोस्तों प्रश्न पूछने के समय रखी जाने वाली सावधानियां। तो चलिए दोस्तों सीधे सावधानी को हम देखेंगे। देखिए क्या और बता दें पहले कि प्रश्न पूछना भी एक कला होता है। शिक्षक का अपने कार्य में सफल होना तथा शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा आधार प्रश्न है। सावधानियां देखते हैं। प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछे जाए। प्रश्न पूछने के बाद बच्चों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। तीसरा कि प्रश्न सभी कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूछा जाए। प्रश्न प्रेरित करने वाले होने चाहिए। प्रश्नों का विवरण समस्त कक्षा में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली प्रविधि है, समझाना है। यह स्पष्ट है कि देखी हुई घटना वस्तु भूलती नहीं है, इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर स्थायी होता है। शिक्षण करते समय यदि छात्र को पाठ्य विषय में शामिल वस्तुओं घटनाओं के अवलोकन एवं निरीक्षण का अवसर दिया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रभावशाली होगा। वास्तव में किसी वस्तु स्थान कार्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना ही अवलोकन है। सभी विषयों को विशेषकर विज्ञान, कृषि तथा समाज विज्ञान के लिए यह अधिक उपयोगी है। समझना परखना ही मूल तत्व है। समूह शिक्षण एवं उच्च स्तरों पर शोध कार्यों में इस विधि का प्रयोग प्रभावी होता है। इस विधि से शिक्षण करते समय निम्न बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला कि आपका अवलोकन निरीक्षण की प्रक्रिया क्रमबद्ध होनी चाहिए। कब, कहाँ, किसका, क्या और कैसे अवलोकन करना है यह छात्रों का पता होना चाहिए। उद्देश्य का पूर्ण निर्धारण जरूरी है। छात्रों को शिक्षक के मार्गदर्शन में ही अवलोकन निरीक्षण करना चाहिए। अंतिम बिंदु, अवलोकन निरीक्षण के बाद उसकी व्याख्या। ठीक है ना,
लेखन आवश्यक है। अगला प्रश्न, खेल विधि से शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाया जा सकता है, समझाना है। खेल विधि आपने बहुत बार खेला होगा, चलिए देखते हैं। खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसी के द्वारा बालक अपने को मूल रूप से में व्यक्त करता है। ह्यूजेस एवं ह्यूजेस के अनुसार क्या है, वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनमें स्वाभाविक रूप में पाई जाती है, प्रायः क्रीड़ा विधि कहलाती है। बस इतना याद रखिएगा खेल विधि क्या होता है। देखिए, खेल में सीखो यह कथन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेत करता है। इस विधि ने परंपरागत शिक्षण को नवीन दिशा दी है, जिसमें शिक्षण ज्यादा रुचिपूर्ण हो गया है। रायबर्न ने इसके महत्व को बताते हुए कहा भी है कुछ बातें, इसको देखते हैं। यह विधि बालक की रचनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करती है, सामाजिक गुणों को विकसित करके समूह प्रवृत्ति का विकास करती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर व्यक्ति को संतुलित करती है। खेल विधि से शिक्षण करते समय हम परिवेश में उपलब्ध सामग्री प्रयोग करें और अभिनय को शामिल कर दे तो शिक्षण जीवन में सह संबंधित होना और रुचिकर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है, वाद विवाद प्रविधि सुनने एवं बोलने का कौशल विकसित करती है, समझाना है और इस विधि का महत्व भी हमें बताना है। तो वाद विवाद प्रविधि, महिलाओं की व्यवसाय में आवश्यक इस विषय पर एक पक्ष है, महिलाओं का व्यवसाय करना जरूरी है, दूसरा पक्ष नहीं जरूरी है। जब किसी विषय पर चर्चा के लिए दो पक्ष होते हैं तो उनके अलग अलग मत होते हैं और दोनों की चर्चा के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, इसी विधि को वाद विवाद विधि हम कहते हैं। इस प्रविधि के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। सुनने व बोलने का कौशल विकसित होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, प्रसंग तथ्य को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है, जिज्ञासाएं शांत होती है और नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, माध्यमिक कक्षा से उच्च कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों की बाल केंद्रित शिक्षा उपागम का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। तो बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ, बाल केंद्रित शिक्षण अर्थात जिस शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें बालक की व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने के साथ ही उसे स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। इस शिक्षण उपागम में बालक को चुने हुए साधनों में से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है तथा उस साधन के साथ संतोष प्राप्त होने तक कार्य कर सकता है। इसके द्वारा वह मानसिक संतोष और शांति का अनुभव करता है। इस अनुभव से बालक को शारीरिक एवं मानसिक उत्साह उत्पन्न होने में सहायता मिलती है। बालक जो ही क्रियाशील होता है वह कुछ कार्य करने में आनंद अनुभव करता है, वह करके भी कुछ सीखता है। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हुए छात्रों से चर्चा के उपरांत जो उत्तर निकलकर सामने आए उनकी सहायता से शिक्षक जो दोस्त था वो बाल केंद्रित शिक्षा को स्पष्ट करेंगे और यह समझाने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार आपके सहयोग से शिक्षण सामग्री को बताया जा रहा है उसी प्रकार जब आपके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए तब उनकी सहायता से उनकी रुचियों, उनके स्तर आदि का ध्यान रखते हुए रुचि पूर्वक व गतिविधि आधारित शिक्षण किया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हुए किसी विद्वान ने कहा कि आज का बालक भावी राष्ट्र निर्माता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या रहा है उसको देखते हैं हम लोग कि बाल केंद्रित शिक्षण उपागम के उद्देश्य आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसके उद्देश्य देखते हैं। पहला दोस्तों है आपका कि बालक का बहुमुखी विकास करने के लिए, ठीक है दोस्तों, करने की प्रवृत्ति को विकसित किया जाए, स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति को विकसित किया जाए, आत्मविश्वास जागृत करने की भावना का विकास करना, चिंतन, मनन, जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना, सहयोग की भावना विकसित करना, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना, पुनर्बलन द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना, शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, प्रेषण, सूचना संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रव्य दृश्य सामग्री को कब और कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर को देखते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री को प्रस्तावना में छात्रों की पाठ में रुचि जागृत करने में, प्रस्तुतिकरण में सूक्ष्म तथ्यों, कठिन व जटिल कारकों, सिद्धांतों तथा भावों को स्पष्ट करने में, पुनरावृत्ति में एवं पाठ के मूल्यांकन में प्रयोग करना चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कक्षा में तभी करना चाहिए जब शिक्षक उसकी नितांत आवश्यकता महसूस करें। तीसरा दोस्तों हमारा बिंदु ये रहा कि यह सामग्री छात्रों के समक्ष रूप में इस रूप से ढंग प्रस्तुत की जानी चाहिए जिससे छात्रों को इनमें प्रदर्शित विषय वस्तु के अवलोकन तथा चिंतन करने के लिए पर्याप्त समय तथा अवसर मिल सके। चौथा दोस्तों पॉइंट है कि श्रव्य दृश्य सामग्री उतनी ही देर छात्रों के समक्ष रखी जाए जितनी देर उसके अवलोकन की आवश्यकता हो। यह सामग्री आवश्यकता से अधिक समय तक प्रदर्शित करते रहना
समय का अपव्यय होता है। पांचवा बिंदु दोस्तों, एक ही प्रकार की सामग्री सदैव उपयोग करने की अपेक्षा शिक्षक को इनमें से विविधता लानी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, सर्वदृश्य सामग्री का प्रदर्शन कक्षा में उचित स्थान पर उचित विधि से किया भी जाना चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीज आप और लिख सकते हैं अच्छे से बनाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, उसको देखते हैं। शिक्षण सामग्री का रख रखाव, सीधे दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट, उचित स्थान, प्रॉपर प्लेस। शिक्षण सामग्री को ऐसे स्थान पर हमें रखना चाहिए जहां सीलन व दीमक ना लगे। ऐसे स्थान पर रखने से सामग्री नष्ट होने का खतरा बन जाता है। अतः शिक्षण सामग्री रखने के लिए स्वच्छ एवं सूखा स्थान हमें ढूंढना चाहिए। दूसरा है कि कीड़ों से बचाओ। शिक्षण सामग्री जैसे दोस्तों चार्ट हो गया, चित्र, पोस्टर, प्रतिमान आदि को झिंगुर, चीपा तथा अन्य कीड़ों से बचाना चाहिए। ये कीड़े बॉक्स में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। दीमक एवं कीड़ों को नष्ट करने हेतु किसी कीटनाशक जैसे एड्रेलिन आदि दवा का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। तीसरा है कि अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करें। ठीक है, ऐसे आप दोस्तों इसको बढ़िया आप बना के लिख सकते हैं। चौथा है सफाई, ये सब आप पेपर में बना के लिख सकते हैं सफाई के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि गणित किट के किन्हीं दो उपकरणों के आपको नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों गणित किट के उपकरण। गणित शिक्षण हेतु ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के माध्यम से उपयुक्त एवं छात्रों का ध्यान गणित शिक्षण की ओर आकर्षित करने को गणित किट के 7 उपकरण दिए गए हैं। दोस्तों पहला होता है कि पेंसिल डिस्क होता है, दूसरा डोमिनोज, ठीक है ना, तीसरा दोस्तों कुजनेयर स्ट्रिप्स होता है, पट्टिकाएं, चौथा होता है ठोस आकृतियां, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, शंक्वाकार, पांचवा है कि घनाकार घड़े, किन तारा, नेपियस स्ट्रिप्स, पट्टिकाएं। इसको ध्यान में रखिएगा। गणित उपकरणों के प्रकार, तो क्या क्या दोस्तों इसको चलिए देखते हैं। इसके दो भागों में इसको बांटा गया। पहला तो प्राकृतिक, मतलब प्रकृति द्वारा उपलब्ध या परिवेश में प्राप्त निर्मूल साधन, कंकड़, पत्थर, पत्तियां, दाने, विभिन्न प्रकार की आकृतियां। अगला है दोस्तों मानव निर्मित साधन। इसके अंतर्गत गणित किट वाले 7 साधनों को स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानव निर्मित साधन इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते समय सावधानियां रखनी चाहिए। ये आपको बताना है भाई कैसी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए पहला बिंदु की शिक्षण सामग्री छात्रों के अनुभव, आवश्यकता, समझ, आयु, प्रकरण तथा विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों कक्षा के अधिगम लक्ष्यों को प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। तीसरा प्रकरण का सही स्वरूप प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। चौथा बिंदु दोस्तों की छात्रों के परिवेश के अनुसार होनी चाहिए ताकि उसके माध्यम से प्रकरण के सभी बिंदुओं को ज्ञान प्राप्त हो सके। पांचवा है एक वस्तु को समझाने के लिए अनावश्यक सामग्री का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। छठा बिंदु दोस्तों क्या है कि ऐसी सामग्री का चयन करना चाहिए जो छात्रों में रुचि उत्पन्न करे और उन्हें जिज्ञासु बना सके तथा प्रेरणा भी दे सके। सातवां है कि सामग्री जितनी देर आवश्यक है उतनी ही देर तक ही प्रयोग की जानी चाहिए। आठवां की सरल, सुगम तथा उपयुक्त सामग्री का ही हमें चयन करना चाहिए। नौवां बिंदु शिक्षण सामग्री सही हालात में होनी चाहिए तथा शिक्षणात्मक मूल्य से युक्त होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए और बाकी आप बना कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे कि सहभागी शिक्षण का अर्थ स्पष्ट आपको करना है। तो चलिए दोस्तों इसके उत्तर को देखते हैं कि सहभागी शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से लिया जाता था। ठीक ना, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षक। उदाहरण के लिए एक शिक्षक कक्षा में पूर्ण तल्लीनता से शिक्षण कार्य कर रहा है। वह छात्रों से प्रश्न पूछकर, श्याम पट पर लेखन करवाकर, पाठ को पढ़वाकर एवं पृष्ठपोषण प्रदान करके उनका सहयोग प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार दोनों पक्ष शिक्षण प्रक्रिया में एक दूसरे के सहयोग दे रहे हैं। शिक्षक प्रश्न पूछता है और तो छात्र उत्तर देते हैं। शिक्षक निर्देश देता है तो छात्र पालन करते हैं। शिक्षक पाठ को अच्छी तरह से समझाने के लिए गतिविधि जैसे फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर पर चित्रित प्रश्न, श्यामपट पर अभ्यास कार्य, नाटक, मंचन आदि कराकर अपने शिक्षण को रोचक व सहभागिता से युक्त बनाता है। अगला प्रश्न रहा आपका दोस्तों, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। पहला क्या है कि शिक्षक एवं छात्र दोनों का ही क्रियाशील बनना। दूसरा दोस्तों छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है कि कक्षा में के वातावरण को रुचिकर एवं आनंददायी बनाना। चौथा है कि विषय वस्तु की प्रस्तुति को सरल एवं बोधगम्य बनाना। पांचवा है कि छात्रों को चहुमुखी विकास कराना। छठा है कि छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। सातवां है कि छात्रों में चिंतन, मनन, कल्पना, तर्क, जिज्ञासा आदि प्रवृत्तियों का विकास करना। आठवां दोस्तों सहयोग एवं सहकारिता की भावना विकसित करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक की आगमन विधि से क्या तात्पर्य आपको यह बताना है। शिक्षण की आगमन विधि, लैंडन ने आगमन विधि की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में लिखी है। जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य, उदाहरण अथवा वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और इसके पश्चात बालकों से स्वयं उनके निष्कर्ष निकलवाते हैं
ठीक है ना, निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, तो इस शिक्षण विधि को हम आगमन विधि कहते हैं। देखिए, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने वाली होती है। इस विधि में बालक अनेक बातों का निरीक्षण करता है और फिर निरीक्षण की हुई वस्तुओं में वह सामान्यता ज्ञात करके किसी सामान्य नियम तक पहुंचता है। स्पष्ट है कि यह विधि हमें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो को यही समापन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो सीरीज की पार्ट 1 पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसको जल्दी देखिए, कंप्लीट करिए, तभी आप पेपर में पूरे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और दोस्तों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हमने सारी वीडियोस आपके लिए कंप्लीट कर दिया सिलेबस। तो आप दोस्तों चाहेंगे तो इस बार बिना मतलब कॉलेज जाए हुए, बिना पढ़े लिखे, बिना क्लास की एक भी दिन की, दोस्तों आप डीएलएड में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमने सभी सब्जेक्ट से कंप्लीट सिलेबस आपके लिए बना रखा है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले लाल वाली बटन है ना सब्सक्राइब वाली, उसको भाई टच कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, और पढ़ने का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।